अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है। होपफुली पिछले दिन का लेक्चर आप लोगों ने तैयार किया होगा, क्योंकि उसमें से एक टॉपिक हमारा स्किप हो गया था, तो बाकी तो आप बड़े आराम से ओवर वीकेंड तैयार कर सकते थे। और अगर आपने वो भी आगे के लिए पेंडिंग कर दी है तो बस फिर तो पूरे सेशन की तरह सारी चीज़ें आगे पेंडिंग हो जाएंगी। तो अब रिवीजन क्लासेस के साथ साथ डेली चलते रहना है। इसमें जो है ना, इसमें आपका जोश बड़ा ज़रूरी है। आप अगर साथ हैं तो फिर बात बनेगी, आप साथ नहीं हैं तो ठीक है, वो फिर ये बेचारा जो है ना, वो एंड पे जब आप फाइनेंस पोर्शन की तरफ आएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली थ्योरी वाला पोर्शन इग्नोर हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। मुझे भी फाइनली छुट्टी मिल गई, मैं भी ज़रा कुछ ईजी हो गया, बाल छाल वगैरह जो है तो बिल्कुल ही जिन बना हुआ था, तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हो गई। हम लोगों ने कुछ वो बल्कि शायद बार्बर कम और मोची ज़रा ज़्यादा था, उसने भी, मैंने उसे कहा भाई रोज़ का मसला है तो इतने छोटे कर दो कि 2-3 महीने तक जो है ना फिर ज़रूरत ना पड़े। तो भाई साहब ने भी जो है ना वो बस फिर तो 5 फोर्सेस एक मॉडल हमारा कंपटीशन से रिलेटेड। जब हम बात करते हैं कंपटीशन की और हम देखते हैं कि दुनिया क्या कर रही है, चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, तो हमारे अलग अलग तरह के मॉडल चल रहे हैं। एक ये कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं कि मार्केट के हिसाब से कैसी हैं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में हमने देखा था कि हमारे जो SBUs हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हम अपने SBUs को क्या क्या नाम दे सकते हैं और मार्केट में उनको चीज़ों को किस तरह से लेके चल सकते हैं। फिर हमने ये समझा था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से साइकिल में हैं, वो कौन से फेज़ में हैं और वो चीज़ों को किस तरह से लेके चलेंगे, और हमने अलग अलग फेजेज़ में मौजूद अपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ क्या करना है। फिर सेगमेंटेशन, वो सारी बातें समझी थी। अब एक अहम फैसला है, वो फैसला ये है कि मुझे कौन से सेक्टर में एंटर होना है। जब मेरी एक कंपनी एक बिज़नेस कर रही है और हम ये सोच रहे हैं कि हम अपना बिज़नेस कौन सी डायमेंशन में एंटर करें, कौन से जोन में एंटर करें, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें उस इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। एक बिज़नेस को प्रॉफिटेबल होने के लिए ना 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1 वो इंडस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त हो, नंबर 2 बिज़नेस उसके अंदर एक कंपेटिटिव पोजीशन पे हो। एक तो वो इंडस्ट्री अच्छी हो, दूसरा बिज़नेस एक कंपेटिटिव पोजीशन पे हो। तो ये एनालिसिस हमें बताता है कि कौन सी इंडस्ट्री अच्छी है जिसमें आप जंप इन कर सकते हैं। और अगर आप 2-3 बिज़नेस में हैं तो ये एनालिसिस आपको बताएगा कि आप जिस सेक्टर में, जिस इंडस्ट्री में बैठे हैं, वो इंडस्ट्री कितनी अच्छी है बिज़नेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिज़नेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी इंडस्ट्री वो होती है जिसमें पोर्टर के मुताबिक ये 5 फोर्सेस का कम्बिनेशन आपकी फेवर में जा रहा हो। पोर्टर 5 फोर्सेस कहती है कि आपने 5 फैक्टर्स देखने हैं। अगर वो 5 में से मेजॉरिटी फैक्टर्स आपकी फेवर में जा रहे हैं तो वो इंडस्ट्री किसी दूसरी इंडस्ट्री की निस्बत ज़्यादा बेहतर होगी। वो 5 फैक्टर्स कौन से? अगर हम मेन बात करें तो राइवलरी का मतलब है कंपटीशन, वहाँ मुकाबला कितना है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर का मतलब है उस सेक्टर में, उस इंडस्ट्री में कस्टमर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, कस्टमर्स के पास कितनी पावर और कस्टमर कितना ज़्यादा ये राइट रखते हैं कि वो चीज़ों को बार्गेन कर सकें, या कस्टमर्स के पास कितने इख्तियारात हैं। क्या वो मार्केट कस्टमर्स रेगुलेट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं बिज़नेस के पास अपनी पावर है। इन सब के फैक्टर्स पे बात करेंगे। सप्लायर्स तो नहीं बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर रखते, अगर सप्लायर्स के पास बार्गेनिंग पावर है तो हम बड़े मुश्किल में होंगे। देन न्यू एंट्रेंट्स का खौफ तो नहीं, मैं बिज़नेस शुरू कर लूँ, कल को कोई दूसरा बंदा भी बिज़नेस शुरू कर ले। अगर मैं एक सेक्टर में एंटर हुआ हूँ तो क्या उसमें एंटर होना बहुत आसान है? अगर बहुत आसान है तो चलो आज मुझे तो सहूलत है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म अच्छा बिज़नेस नहीं है जिसमें मेरे बाद 15-16 और लोग भी आ जाएं और फाइनली मैं वो काम शुरू कर लूँ, लेकिन उस काम का कोई सब्सटीट्यूट तो नहीं आ जाएगा बाद में। और अगर कोई सब्सटीट्यूट आ जाएगा तो उससे मेरे बिज़नेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये 5 फोर्सेस को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें हर फोर्स के अंदर छोटी छोटी सी चीज़ों को जहन में रख रहे होते हैं, इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। मैंने किताब में रादर देन इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करें, एक जगह से चोरी की हुई डायग्राम जो है वो आपके सामने रखती। 5 चीज़ें, राइवलरी इज़ द सेंट्रल फैक्टर, और देन 2 तरह के थ्रेट्स हैं, न्यू एंट्रेंट्स और न्यू सब्सटीट्यूट के, और 2 तरह की बार्गेनिंग पावर है, या बायर्स की या सप्लायर्स की। आप सेंटर में सबसे पहले देखें उस इंडस्ट्री में राइवलरी कितनी है। राइवलरी कब ज़्यादा होगी? जब सिमिलर साइज़ के राइवल्स होंगे। राइवल कौन होते हैं? कंपेटिटर्स। मार्केट में स्लो ग्रोथ होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ मार्केट नहीं है। भाई मार्केट में तेज़ ग्रोथ हो तो राइवल ज़्यादा से भी फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट इतनी तेज़ चल रही है कि आपके पास मार्जिन रहता है। फिक्स कॉस्ट सबकी बड़ी हाई है,
प्राइस वॉर्स चल रही हैं, सबके सब आपस में लड़ रहे हैं, सबके सब प्राइस के ऊपर खेल रहे हैं, डिफरेंशिएशन कम है, सबके पास मिलती जुलती प्रोडक्ट है और हाई एग्जिट बैरियर है, उसमें से निकलना भी इतना आसान नहीं है। तो जब बहुत ज़्यादा राइवल्स हैं और निकलते निकलते भी कोई राइवल जो है वो फिर दोबारा घुसने की कोशिश करेगा और वो आराम से नहीं निकलेगा। भाई वो बिज़नेस जिसमें आप आज दुकान बंद करो और निकल जाओ, उसमें लोग आते भी तेज़ी से और जाते भी तेज़ी से हैं, और वो बिज़नेस जिसमें एंट्री मुश्किल होती है उसमें एग्ज़िट भी मुश्किल होता है। तो अगर एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें एग्ज़िट मुश्किल है तो हो सकता है आपके कंपेटिटर कम होते होते भी एक आध दफ़ा कोशिश करें, चलो दोबारा थोड़ी सी कोशिश करके देखते हैं। तो राइवलरी कहाँ ज़्यादा होगी? जहाँ ज़्यादा राइवल्स होंगे, मिलते जुलते साइज़ के होंगे, आपस में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होगा, प्राइस वगैरह काफ़ी करीब की होंगी और प्रोडक्ट्स मिलती जुलती होंगी। जहाँ राइवलरी ज़्यादा 5 फोर्सेस के मुताबिक वो अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, एक नए एंट्रेंट के लिए वो अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी वो बिज़नेस कर रहे हैं और आपने एनालाइज करना है अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, तो समझ जाएं कि आप एक मुश्किल कंपेटिटिव एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ये एनालिसिस दो जगह काम करेगा, नए एंट्रेंट्स के लिए भी कि मैं इस इंडस्ट्री में घुसूँ या ना घुसूँ, और पुराने लोगों को भी जानने के लिए कि मैं एक सही जगह पे हूँ या नहीं हूँ। देन थ्रेट बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स की। अगर थोड़े से सप्लायर्स हैं, अगर मैं जो चीज़ परचेज़ करूँ, फॉर एग्जांपल हम एसी बना रहे हैं, एसी के सप्लायर हैं ही अगर गिनती के थोड़े से सप्लायर हैं, पता लगे जी 2 सप्लायर हों जो पूरे पाकिस्तान को माल सप्लाई करते हों, तो इसका मतलब है जिस दिन उस सप्लायर ने अपना रेट डबल कर दिया, हम सब लोगों को अपने अपने एसी की प्राइसेस चेंज करनी पड़ जाएंगी। तो जब सप्लायर थोड़े हों, सब्सटीट्यूट भी बड़े कम हो, आपके पास ऑप्शन भी कम हो गया, अच्छा वो नहीं माल दे रहा, किसी और से माल पकड़ लेते हैं। तो इसका मतलब अगर थोड़े से सप्लायर हैं, आप बाउंड हैं, आपको उन्हीं सप्लायर के साथ दोस्ती भी रखनी है, उन सप्लायर के हाथों मजबूर भी होना है, स्विचिंग कॉस्ट भी हाई है, आप एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पे इतने आराम से भी नहीं जा सकते। देन फॉरवर्ड इंटीग्रेटिंग की पॉसिबिलिटी भी है, आपके सप्लायर इतने तगड़े हैं कि वो आगे बढ़ के आपका बिज़नेस भी उठा सकते हैं। भाई हम गाड़ियाँ बनाते हैं और हम स्पेयर पार्ट इम्पोर्ट करते हैं दूसरे मुल्क से, और एक इम्पोर्टर उससे हम इम्पोर्ट करवाते हैं। इम्पोर्टर है हमारा सप्लायर और हम बनाते हैं गाड़ियाँ। अगर हमारा इम्पोर्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कल को गाड़ियाँ बनाने का बिज़नेस शुरू कर ले, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर ले, हम सेंटर में, हमसे पीछे वाला बिज़नेस है सप्लायर ऑफ पार्ट्स, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं गाड़ी की और हम आगे दे देते हैं किसी और बिज़नेस को जो गाड़ियों को शोरूम पे रख के बेचता है। तो अगर शोरूम वाले को डर ये हो कि गाड़ियाँ बनाने वाला मेरे बिज़नेस में आ जाएगा, या हमें डर ये हो, गाड़ियाँ बनाने वालों को डर ये हो कि इंपोर्ट करने वाला हमारे बिज़नेस में आ जाएगा, तो इसका मतलब है हमें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का खौफ है। तो हम हर उस जगह सप्लायर की पावर ज़्यादा समझेंगे जहाँ सप्लायर को थोड़ा सा छेड़ा वो कहेगा अच्छा तुम साइड पे हो, मैं अपना ही काम शुरू कर लेता हूँ। कस्टमर्स इतने सिग्निफिकेंट नहीं है अगर सप्लायर के लिए अगर हमको बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर हम एक बड़ा ऑर्डर करते हैं और सप्लायर का 70% हम है, फिर तो वो हमारा भाव खाएगा। अगर उसके पास हम जैसे बहुत सारे हैं तो वो हमें ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराएगा। सप्लायर की प्रोडक्ट भी अगर डिफरेंशिएटेड हो, एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर के पास जाएँ, क्वालिटी का फ़र्क आ जाए, तो इसका मतलब है थोड़े से सप्लायर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के साथ हैं, पावर के साथ हैं, और हम मजबूर हो रहे हैं, तो बिज़नेस अच्छा नहीं है। जहाँ बार्गेनिंग पावर सप्लायर के पास अच्छी होगी बिज़नेस के लिए अच्छा नहीं है, जहाँ बार्गेनिंग पावर सप्लायर के पास कम होगी वो बिज़नेस थोड़ा अच्छा है। कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर कस्टमर्स की कब बेहतर होती है? जब बहुत ज़्यादा बायर्स इकट्ठे हों, कंसंट्रेशन हो बायर की, बायर मिलके फैसले करते हों, यूनियंस बनाई हुई हों, ग्रुप्स बनाए हुए हों, पता लगा इकट्ठे 70-80 बायर इकट्ठे हुए और वो इकट्ठे जाके कह रहे हैं हाँ भाई हम 80 लोगों ने प्रोडक्ट लेनी है, बताएं क्या करते हैं। अगर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई एग्जिस्ट करता है, उनके पास बहुत सारे और ऑप्शंस भी मौजूद हैं, परचेज़ की कॉस्ट उनकी टोटल कॉस्ट का हाई पोर्शन है। बायर के लिए ये एक अहम फैसला है। बायर ने अगर एक बॉल पेन ख़रीदना है तो वो 15 दुकानों में नहीं फिरेगा। तो बॉल पेन अगर आप बेच रहे हैं फिर तो मसले की बात नहीं है। मसले की बात है आप जो बेच रहे हैं वो कस्टमर की कॉस्ट का 70% है। आप एसी बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल, एसी एक इतना बड़ा फैसला और इतनी बड़ी कीमत की चीज़ है कि बायर 15 बिजनेसेस से फिरेगा, कई कंपनियों के बारे में सुनेगा और फिर जाके फ़ैसला करेगा। तो अगर बायर के लिए वो एक बड़ा फैसला है तो फिर बायर के पास प्रॉफिट्स कम है, बायर को फुल इन्फॉर्मेशन है, तो इसका मतलब बायर फुल पावर में है। और अगर बायर इतना तगड़ा हो कि बैकवर्ड इंटीग्रेट कर जाए, गाड़ियों के शोरूम आपका बायर आपसे बनी बनाई गाड़ियाँ लेता है और आपको पता लग जाए कि उनके पास इतना कैपिटल और इतने रिसोर्सेज हैं कि कभी भी उठ के अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा सकते हैं, तो आप हर वक्त उस बायर से डरते रहेंगे। तो जिस बिज़नेस में बायर स्ट्रॉन्ग, वो अच्छा बिज़नेस नहीं है। बायर के लिए तो अच्छा है, मोनोपलीज नहीं होगी, कंपटीशन होगा, लेकिन बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो हम ऐसे बिज़नेस में सोच के जाएंगे जहाँ बायर के पास पावर हो। फिर दो फैक्टर्स,
नई एंट्री का खौफ तो नहीं, इसको हम बैरियर्स टू एंट्री भी कहते हैं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट भी कहते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा बैरियर्स टू एंट्री होंगे उतना थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट कम होगा। मैं एक बिज़नेस शुरू करता हूँ, दुकान बनाई और दुकान शुरू कर ली, कल को किसी ने देखा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया, उसने भी दुकान बनाई शुरू कर ली, मेरे साथ दुकान खड़ी कर ली। एक ऐसा बिज़नेस जिसमें कोई भी कभी भी मुँह उठा के आ सकता है, वो एक अच्छा बिज़नेस नहीं है। और एक ऐसा बिज़नेस जिसमें आज एंटर होने के लिए मुझे 1-1.5 साल लगेगा, लेकिन मेरे बाद अगले बंदे को आने में 4-5 साल लग जाएंगे, तो यस इस बिज़नेस में मुझे टाइम लगेगा मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को स्टेबल करूँगा और मैं मार्केट में लीड कर रहूँगा, तब कंपेटिटर आ जाए हमें दुख नहीं है। तो जहाँ पे एंट्री के बैरियर्स हैं वो अच्छी बात है, बड़े बिज़नेस के लिए अच्छी बात है। एंट्री के बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो बिज़नेस जहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बगैर काम नहीं चलता। जस्ट फॉर एग्जांपल सीए का कॉलेज, अगर कम बच्चे हैं तो आप नहीं खर्चे पूरे कर सकते, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए। तो इस बिज़नेस में वो आएगा जिसके पास वो कैपेसिटी हो कि वो एकदम से कॉलेज भर सकता हो। अगर वो नहीं भर सकता तो 30-35 बच्चों की क्लासों के साथ नहीं पॉसिबल हो सकेगा। तो ऐसा बिज़नेस जहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको लाजमी चाहिए, इसका मतलब है उसमें एंटर होना आसान नहीं है। अदर कॉस्ट एडवांटेज भी उसी को मिलेंगे जो बड़े लेवल पे चल रहा होगा। फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट बड़ी होंगी तो मुश्किल होगा। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन, एक बिज़नेस है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी आसान नहीं है, जिसमें पेटेंट्स लेने पड़ते हैं, गवर्नमेंट की बड़ी मुश्किल पॉलिसीज़ हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर पाकिस्तान में कोई ख़ास प्लांट बनाएं, बायोगैस का प्लांट लगाएं, तो उसके लिए आपको को 25 तरह की अप्रूवल्स लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान में आप प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का अगर प्लांट लगाएं, कम से कम 20 अलग अलग इदारों से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में बड़े कम लोग एंटर होंगे। यही वजह है कि प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में जो भी एंटर होता है उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं और हमें नज़र भी नहीं आता क्योंकि गिनती के चंद लोग होते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि एंट्री पे कितने बैरियर्स हैं, इसको हम प्रैक्टिकली एग्जांपल से भी देखेंगे, थोड़ा सा इस पर टाइम लगाएंगे क्योंकि चैप्टर 7 की एक अच्छी स्ट्रेटेजी है और हमने इसके लिए टाइम रखा हुआ था। देन न्यू सब्सटीट्यूट का, मैं अगर एक बिज़नेस शुरू करूँगा तो कहीं उसके सब्सटीट्यूट तो नहीं आ जाएंगे, और सब्सटीट्यूट आएंगे तो मेरी प्रोडक्ट कहीं क्या उनको नई मार्केट्स मिलेंगी, क्या मैं उनको नई जगह पर प्लेस कर सकूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सीए के बच्चों को पढ़ा रहे हो और हमें ये डर हो कि कभी भी सीए को एसीसी रिप्लेस कर देगा, आईसीएमएपी रिप्लेस कर देगा, तो सीए का कॉलेज बनाने वाला एक दफ़ा सोचेगा भाई सीए का कॉलेज बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोग एसीसी की तरफ जा रहे हैं, आईसीएमए की तरफ जा रहे हैं। तो अगर नया सब्सटीट्यूट आने का आपको खौफ होगा तो फिर आप उस बिज़नेस में सोच समझ के आएंगे, ये सोच के कि कैन वी फाइंड न्यू मार्केट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या हम अपनी प्रोडक्ट्स के लिए नई मार्केट्स देख सकेंगे, हम किस हद तक डेंजर है, क्या हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर इसके सब्सटीट्यूट आने का खौफ है और सब्सटीट्यूट महंगे है तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम कम कॉस्ट कर दें और लोग हमारे पास ज़्यादा आ जाएं और सब्सटीट्यूट के पास कम जाएं। तो 5 चीज़ें हैं, कंपटीशन कितना स्ट्रॉन्ग है, बायर या सप्लायर में से किसके पास बार्गेनिंग पावर है, और नए एंट्रेंट्स का क्या खौफ है और नए सब्सटीट्यूट का क्या खौफ है। इन 5 के मल्टीपल फैक्टर्स को जहन में रखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि हमें एक बिज़नेस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। थोड़ा क्विकली स्टैट्स दे देते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैं ये कहता हूँ कि अगर आज एक बंदे के हाथ में 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, वो सोचता है कि मैं फैन मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में आऊँ। दूसरा ऑप्शन है वो कहता है मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये जो गैस वाली ड्रिंक्स हैं, पेप्सी कोक वगैरह, इस तरह का प्लांट लगा लूँ। तीसरा वो सोचता है मैं सीए का कॉलेज शुरू कर लूँ। ये भी एक बिज़नेस है ना, ठीक है। अब आपको लग रहा है ये बड़ा अच्छा बिज़नेस है, हमसे पूछें, ठीक है, ले जी। उन्होंने कहा जी आपको क्या टेंशन है। तो असल में जब भी एक बिज़नेस थॉट प्रोसेस पुट होगा तो इन तीनों में हम ये 5 चीज़ों को जहन में रखेंगे। थोड़ा क्विकली देख ले चलते हैं। फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग में रेवेन्यू बहुत हाई है, 10-15 मिलती जुलती कंपनियाँ मिलती जुलती प्रोडक्ट्स दे रही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस के डिफरेंस भी नहीं है, प्राइस वॉर्स भी चल रही हैं। आप एक मार्केट में चले जाएं, लाइन से 15 दुकानें होंगी, हर दुकान दूसरी दुकान से 100-200 रुपये सस्ते प्लस माइनस करके पंखा बेच रही होगी। कोई 10 साल की गारंटी दे रहा है, कोई कितने साल की वारंटी दे रहा है, तो हाई है वहाँ पर। कार्बोनेटेड ड्रिंक में गिनती के 2-3 प्लेयर हैं, रेवेन्यू ज़्यादा नहीं है। सीए कॉलेज दरमियाने लेवल का है, 6-7 कंपेटिटर्स हैं। तो इसका मतलब है कि रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ख़तरनाक है, ये सबसे प्यारा है और ये दरमियाना है। बात समझ रहे हैं। लेकिन ये अकेला फैक्टर नहीं है, कुछ और मसलो मसाइल भी आपने देखने हैं। बार्गेनिंग पावर सप्लायर की फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग में लो है,
आप गूगल पे एक दफ़ा सर्च करें, आई वांट टू इम्पोर्ट फ़ैन मशीन फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, कुछ भी लिख दें, आपको 25-30 अलग अलग ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे। इतने सारे इंपोर्टर सब के सब मिलती जुलती इंपोर्ट कर रहे हैं, मिलते जुलते रेट पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फ़ैन बनाने वाला जिस मर्जी सप्लायर से रब्ता कर ले, तो सप्लायर के पास कोई ताकत नहीं है। बहुत सारे सप्लायर हैं और कोई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं है। अगर होती गिनती 1-2 प्लेयर तो फिर मसला हो सकता था। यहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई हो सकती है। जो बॉटल्स बना के देने वाले हैं वो भी बड़े सिलेक्टेड इदारे हैं। कुछ ख़ास किस्म की लिक्विड और कुछ ख़ास किस्म की ऐसी चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तान में हर किसी से मिलती भी नहीं। तो यहाँ पे इनके पास जो इनके सप्लायर्स हैं ना, चूँकि ये एक ऐसा काम कर रहे हैं जो बड़ा यूनिक है। अगर एक ऐसा काम हो ना जो पाकिस्तान में 200 लोग कर रहे हो, उसका तो सप्लायर बहुत मिल जाता है, लेकिन जो काम ही यूनिक हो उसका सप्लायर भी इतने आराम से नहीं मिलता। तो इनके यहाँ बार्गेनिंग पावर सप्लायर की हाई है। CA कॉलेज में वेरी हाई है। यहाँ सप्लायर कौन है? टीचर्स। जान ले लेंगे वो कहेंगे भाई बच्चे जितने मर्जी हैं, मुझे आपने इतने पैसे देने। अब अगेन सप्लायर या तो हो 200, हम कहें जी 200 ऐसे लोग हैं जो ऑडिट पढ़ा सकते हैं। पता लगेगा ऑडिट गिनती के पूरे शहर में 2 या 3 लोग होंगे और उनमें से भी 1-2 ही ज़्यादा चलते होंगे। कंपनी लॉजी कितने लोग पढ़ा सकते हैं? आप उंगलियों पे गिनते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग ख़त्म हो जाते हैं। फाइनल में तो बहुत ही कहते हैं। तो जब सप्लायर इतने थोड़े से हैं तो फिर इंस्टीट्यूट ज़्यादा है, सप्लायर कम है, तो फिर क्या होगा? सप्लायर कहेगा भाई मैं तो अपने हिसाब से चलूँगा। तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर। इसी तरह से कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर। फैन मैन्युफैक्चरिंग में कस्टमर की बार्गेनिंग पावर भी हाई है। कस्टमर जगह जगह दुकान फिरेगा, उसने जो है फैसला करना है और उसके पास इतनी सारी ऑप्शन है, वो 200 रुपये के ऊपर भी साथ वाली दुकान से डिफरेंट तरह का पंखा ले लेगा। कार्बोनेटेड ड्रिंक में बार्गेनिंग पावर कस्टमर के पास मीडियम लेवल की है। थोड़ी सी है कि वो एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट कर जाए, लेकिन अगर दोनों के दोनों मिलती जुलती प्राइस पे हैं तो फिर कोई ख़ास पावर नहीं। पेप्सी दे दो जी, पेप्सी नहीं है, अच्छा चलो कोक दे दो। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कॉशियस, लेकिन अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों के पास कोई बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं है इसमें। CA कॉलेज में अब ये डिपेंड करता है सप्लायर कितना तगड़ा है। अगर सप्लायर तगड़ा है तो बच्चे के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, और सप्लायर अगर दरमियाना है, बच्चा कह रहा है जी मैं इस क्लास में तब एडमिशन लूँगा जब क्लास में कम से कम 4 AC चलते हो, ठीक है, मुझे हर दिन कॉल करके जगाया जाए क्लास में आने के लिए, मैं जो है वो उसकी तो, और मैं 15 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दूंगा, और पैसे भी मैं 30% कम दूंगा, और जो है वो चाय भी होनी चाहिए और फलाना फलाना। अब मतलब बच्चे की फरमाइशें। और जहाँ कॉलेज के पास सप्लाई तगड़ा होगा, कॉलेज जनाब ऐसी जगह पे बैठा हुआ होगा, आप कॉलेज से कहेंगे कि जी वो एडमिशन, कहेंगे कौन सा एडमिशन जी, वो एनरोलमेंट करानी है, कौन सी एनरोलमेंट, क्लास तो फुल है। अब आप सोच रहे थे कि कहेंगे एनरोलमेंट, वो कहेंगे हाँ, फिर उसके बाद एक बार्गेन शुरू होगी, फिर कोई रेट शेट भाव तो होगा। उन्होंने पहले ही मुंह पे कह दिया भाईजान अर्ली एनरोलमेंट कल स्टार्ट की थी, 2 घंटे बाद बंद हो गई। आप कहेंगे ये जुल्म है भाई, ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमने कहा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आप देखते लाइनें लगी हुई थी कॉलेज के बाहर। आप कहेंगे अच्छा कोई तरीका, आपको मैं खिड़की से झांक के देख लूँ, को पीछे करके बैठ जाऊँ, मैं दरवाजे पे खड़ा होकर लेक्चर अटेंड कर लूँ। कहेंगे अच्छा चलो तुम एहतियातन कुछ पैसे जमा करा दो, अगर सीट निकली तुम्हें चांस पे डाल देते हैं। अब बेचारा वो बच्चा पैसे हाथ में रख के शायद पूरी पेमेंट देके भी चांस पे, तो बच्चा तो भूल ही गया कि वो तो बार्गेन करने का सोच रहा था, वो तो अगली जंग पे चल पड़ा ना कि मैं तो वो, मुझे तो जगह नहीं मिलेगी। अब वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है। अब लास्ट टाइम हमें बड़ा एहतियात करनी पड़ी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग ऑफेंड होते हैं। तो हमने फिर 35% सीट्स रिजर्व रखी उन लोगों के लिए जो पेपर दे के सुकून से बाद में आए, ताकि जो है वो इस तरह से परेशान ना हो। लेकिन कहने का मतलब है कि बार्गेनिंग पावर कस्टमर के पास है या नहीं है, ये वेरिएबल है, लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है इस फील्ड में। एंट्री बैरियर फैन मैन्युफैक्चरिंग में है ही नहीं, लाख रुपए से भी बिजनेस शुरू हो जाता है ये वाला। आपको एक छोटी सी जगह चाहिए और एक छोटा सा पब्लिक डिस्प्ले चाहिए बस। पब्लिक डिस्प्ले ना भी हो, आप दुकानदारों के पास अपने पंखे रखवा दें, बड़ी बड़ी जगह पे इतनी सारे ब्रांड्स के पंखे होते हैं, आप अपना पंखा भी रख दें। यहाँ एंट्री बैरियर बहुत हाई है। ये बिज़नेस करने के लिए आपको 10 करोड़ भी बहुत कम पड़ेंगे, आपको लाइसेंस भी 15 तरह के चाहिए, आपको इदारों से भी पता नहीं क्या क्या अप्रूवल लेनी पड़ेगी, टकराना भी 2 बड़े जाइंट से पड़ेगा, और आपको पता नहीं कौन कौन से लेवल पे, पॉलिटिकल और एस्टेब्लिशमेंट लेवल पे आपको सपोर्ट चाहिए होगी, तब जाके ये काम शुरू होगा। तो इसमें आना मुश्किल है, लेकिन आ जाएँ तो फिर आप एंजॉय भी करेंगे कई साल तक। जी 2 बिग प्लेयर्स हैं,
हाँ, अब अगेन वही बात है ना, 2 बिग प्लेयर्स का होना भी आपके लिए एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है, उनकी मौजूदगी में अपनी जगह। लेकिन इतनी बड़ी मार्केट है, जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान में 1 अरब से ऊपर बोतलें पी जाती हैं, तो इतनी बड़ी मार्केट है कि एक प्लेयर को 5% भी शेयर मिल जाए तो सोचें कितना बड़ा शेयर होगा मार्केट का। यह एंट्री बैरियर मीडियम लेवल के हैं, उतने ज़्यादा खर्चे और लाइसेंसेस इन्वॉल्व नहीं है जितना कार्बोनेटेड ड्रिंक में, और उतना भी मजाक नहीं है कि कोई भी उठ के जो है वो शुरू कर ले। दरमियाने लेवल पे है, तकरीबन 5-6 करोड़ टाइप की इन्वेस्टमेंट आपके पास हो और कम से कम 1-2 तगड़े टीचर्स की सपोर्ट हो, तो ये एक दरमियाने लेवल का एंट्री बैरियर इतना हैवी नहीं है लेकिन इतना हल्का भी नहीं है। फाइनली थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, यहाँ थोड़ा सा मीडियम लेवल का थ्रेट है सब्सटीट्यूट का, यानी पंखे का सब्सटीट्यूट नॉर्मली इतना आसान नहीं है। आ सकता है, हो सकता है कोई और ऐसा सब्सटीट्यूट आ जाए कि वो आप कमरे में बैठे हुए हैं और दीवार से हल्की हल्की सी हवा आ रही है, दीवार में एक छोटा सा यूनिट लगा हुआ है और कमरे को उसने रेगुलेट किया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें सब्सटीट्यूट का उतना ज़्यादा खौफ नहीं है। बट पंखा ऐसी चीज़ भी नहीं है जो सब्सटीट्यूट हो ही ना सके, यहाँ पे सब्सटीट्यूट बहुत हाई है। ड्रिंक, अच्छा ड्रिंक नहीं है, ओके कोई बात नहीं, जूस मिल जाए, अब तो लोग सादा पानी भी पी लेते हैं, फिर एनर्जी ड्रिंक्स, फिर स्पोर्ट्स ड्रिंक, तो इनके तो सब्सटीट्यूट ही अच्छे खासे हैं। सीए कॉलेज अभी सब्सटीट्यूट नहीं है। सीए के अंदर चूंकि सीए के राइट्स आईकैप ने जो है वो अपने पास रिजर्व रखे हुए हैं, तो आईकैप का कंपेटिटर भी आने का चांस नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी एजुकेशन हैं उन सबको अगर देखा जाए तो उसमें सीए की एक अच्छी स्टैंडिंग है। प्लस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस अगर बाहर की हैं तो महंगी बहुत है, और पाकिस्तान की है तो सीए से बहुत हल्की हैं, तो नहीं है या मिनिमम है और आहिस्ता आहिस्ता आ जाए। तो आपने इन 5 फैक्टर्स के प्लस माइनस की बेस पे डिसाइड करना है कि आपके लिए ये सेक्टर या ये सेक्टर अच्छा है। और सिर्फ ये अकेला फैसला नहीं है, कुछ और फैसले भी होंगे, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, वो सारी अपनी जगह। लेकिन पोर्टर 5 फोर्सेस हमने समझने की कोशिश की कि आप 5 फोर्सेस की बेस पे किस तरह से डिसाइड करते हैं कि हमें ये वाला काम करना चाहिए या नहीं। डन, कहानी को स्टेप आगे बढ़ाते हैं, इसको एंड करते हैं। नहीं जी, अब आप भाई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको रेगुलर क्लास क्यों कंसिडर कर रहे हैं? हाँ, लेकिन स्टिल अगर आप क्लास से हैं और आप अपने रेलेवेंट ग्रुप में उसके ऊपर कोई वो कहते हैं कि जी ये इस तरह से मामला था, मुझे ये कन्फ्यूजन है, मैं ये बात कर देता हूँ, बल्कि क्लास के अगर कोई नुमाइंदे यहाँ मौजूद हों, ठीक है, तो ग्रुप्स जो है, चूँकि फिजिकल वाले तो चूँकि फिजिकल चल रहे होते हैं वो ग्रुप ऑफ होता है, बाकी ऑन होते हैं, तो हम फिजिकल वाला ग्रुप भी ऑन कर देते हैं। इस दौरान अगर किसी टेस्ट पे कोई डिस्कशन को कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप में साथ साथ वहाँ सवाल पूछ ले, वहाँ आंसर कर दें। चूँकि प्रॉब्लम ये है कि रिवीजन क्लास जो क्रैश कोर्स है ना, इसका एक मिजाज है कि इसमें हमने तेज़ी से चलना है। पूरे सेशन में तो हमारे पास बहुत टाइम था, हमने लहक लहक के सारी बातें की हैं, उसमें डिस्कशन हुई हैं, लेकिन अब मार्जिन कम है। अच्छा, जो लोग क्लास से नहीं हैं, एक तो वो पता नहीं आप लोगों ने रात में जाके वो देखा या नहीं देखा, यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक आ गया था, और गूगल ड्राइव के लिंक के अंदर आप जाएं तो वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है। क्लास के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया, उसमें साथ साथ हम वीडियोज़ के बारे में बताते रहेंगे कि वीडियो अपलोड हो गई हैं, जितने भी टेस्ट होंगे और उसके सोल्यूशंस होंगे वो भी हम साथ साथ अपलोड करते चले जाएंगे। ओरिजिनली प्लान ये था कि जो टेस्ट होंगे वो हम अपलोड करते रहेंगे, इंटरनल यूज़र टेस्ट देख के अपने तौर पे सेल्फ असेस करना चाहें तो कर सकते हैं, और जो इंटरनल यूज़र हैं कॉलेज के अपने स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग जो हमारा टीए का एक सिस्टम है उसके थ्रू चेक करवा के दे दें। लेकिन चूंकि आप लोगों से कमिटमेंट मैंने पहले कर ली थी और अनाउंसमेंट बाद में हुई, तो आप लोग अगर टेस्ट दे रहे होंगे तो वो हम चेक करके दे रहे होंगे, चाहे वो आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं। लेकिन अगले क्रैश कोर्सेज में हम क्या करेंगे कि हम वहाँ फोल्डर बना के और डेली के टेस्ट और सोल्यूशन वहाँ रखते रहेंगे, ताकि अगर कोई आउटसाइड स्टूडेंट भी है तो वो अपने तौर पर अपने आप को असेस करना चाहे तो वो उन टेस्टों के थ्रू कर सके। लें जी, एक्सटर्नल एनालिसिस कंप्लीट हुआ, हमें समझ आ गया कि हम कौन सी मार्केट में, हम कौन से सेगमेंट में, हमारी मार्केट अच्छी है या नहीं है, हमारी पोजीशन अच्छी है या नहीं, हमारे कंपेटिटर कहाँ खड़े हैं, हमारे एसबीयूज़ कहाँ खड़े हैं, हम इंट्रोडक्शन फेज़ में हैं, मैच्योरिटी फेज़ में हैं, प्रोडक्ट्स जो है उनमें से मेजॉरिटी जो है वो स्टार हैं, कैश काउ हैं, या किस तरफ जा रही है।
अब वो सब कुछ हो गया, अब देखना है हम अपने गिरबान में झांकना है, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या स्टैंडिंग है। यानी कि मार्केट तो मुझे समझ आ गई, मार्केट बहुत अच्छी है और मैं मार्केट के अंदर मैं कहता हूँ जी एक ऐसा बिजनेस शुरू करें, भाई सीए का कॉलेज शुरू कर लें, सीए का कॉलेज शुरू कर लेते हैं, बड़ा लुक्रेटिव लग रहा है, तीनों की बेस पे एनालाइज किया, बड़ा अच्छा है, शुरू कर लें। और अपनी कैपेबिलिटीज़ ही उस तरह से ना हो, हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो, हमारे पास उतने टीचर्स ही ना हो, हमारे पास उस तरह का सिस्टम ही ना हो, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये तो देखना ज़रूरी है कि कौन सी मार्केट अच्छी है, फिर ये भी देखना ज़रूरी है कि मैं उसमें क्या कर रहा हूँ। तो मैं उस मार्केट में क्या कर रहा हूँ, उसके लिए हम करेंगे अपना पोजीशन एनालिसिस या इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस या पोजीशन एनालिसिस का मतलब है कि हम देखेंगे हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, हमारे पास क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम क्या कर सकते हैं, हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके कहाँ कहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी को शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी बेसिकली रेफर करता है एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू यूज़ एंड एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज अवेलेबल टू इट। अब चंद वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं। एक एंटिटी की एबिलिटी कि वो रिसोर्सेज को यूज़ करे अपनी कंपिटेंस के थ्रू जो उसने डिफरेंट प्रोसेसेस में डेवलप किए हैं, और फिर ये चीज़ें जिस तरह से इंटरनली एक्सटर्नली लिंक हुई हुई हैं और ओवरऑल बैलेंस कोर कंपिटेंसेस अक्रॉस एंटिटी। एक बड़ा खूबसूरत सा जुमला बिल्कुल समझ नहीं आया, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक एंटिटी अपने रिसोर्सेज को अपने प्रोसेसेस में डेवलप हुई हुई कंपिटेंसीज़ के थ्रू कैसे इस्तेमाल करके और कैसे मार्केट में आगे बढ़ती है और कैसे अपनी कोर कंपिटेंस पे काम करती है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है। आसान अल्फाज में आपका अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत। रिसोर्स आपके पास मौजूद है और आपको इस्तेमाल करने नहीं आते। भाई इस सड़क पे कॉलेजेस की लेन के दरमियान आपके पास 2 कनाल की जगह और आप उसे शादी हॉल बना लें, तो ये तो आपने जुल्म किया ना कि आपके पास रिसोर्स था, आपके पास उस प्राइम जगह पे जगह मौजूद थी और आपने सोचा क्या हो सकता है यहाँ, चलो शादी हॉल कर लेते हैं यहाँ। तो ऑब्वियसली अब इसका मतलब ये है कि रिसोर्स अगर है आपके पास और इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात तो ना हुई। तो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना आना चाहिए, फिर आपके अच्छे प्रोसेस डेवलप हुए हुए हों जिसमें आप रिसोर्सेज को सही तरीके से झोंक सकें, और फिर आपकी कुछ कंपिटेंसीज डेवलप होनी चाहिए। इन तमाम वर्ड्स पे हम थोड़ी सी बात करते हैं आसान अल्फाज में। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब बाय एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू यूज़ कोर कंपिटेंस टू क्रिएट कंपेटिटिव एडवांटेज। एक एंटिटी अपनी मेन कंपिटेंस को यूज़ करते हुए कैसे कंपेटिटिव एडवांटेज यूज़ कर सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टीचर हो जिसको लॉ बड़ा अच्छा पढ़ाना आता हो और हम उसको AC ठीक करने पर लगा दें तो गलत हो जाएगा ना। कोर कंपिटेंस को अगर हम यूज़ गलत तरीके से करेंगे तो मुनासिब नहीं होगा। टीचर हो, लॉ अच्छा पढ़ाना आता हो, लॉ में बच्चों से पढ़ना चाहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हम ACCA शुरू करें, ACCA में भी बड़ा मार्जिन है, और उस टीचर को उठा के ACCA में फुल टाइम लगा दें, तो इसका मतलब है कि हमने एक अच्छा काम नहीं किया। तो आप अपनी कोर कंपिटेंसीज को सही से यूज़ कर सकें, ये स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है। कंपेटिटिव एडवांटेज किसे कहते हैं? जब आप अपने रिसोर्सेज, कंपिटेंस और कैपेबिलिटीज़ को सक्सेसफुली मैनेज करें। अभी लफ्ज़ों की बहुत बार बार तकरार हो रही है, एक दफ़ा ज़रा थोड़ा समझते हैं। अगेन एक डायग्राम जो मैंने चोरी की, ठीक है, मैं रेफरेंस वगैरह दे देता हूँ कि मैंने कहाँ से चोरी की, आप सर्च करेंगे तो ये बेसिकली एक ट्यूटर नोट दिया है समझाने के लिए। सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके पास क्या रिसोर्सेज है, हमारे पास एंटिटी के पास क्या क्या रिसोर्सेज है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर देखते हैं कि क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं जो हम कर सकते हैं बाकियों से बेहतर। हमारे पास क्या क्या वो रिसोर्सेज हैं जी, हमारे पास कुर्सियां हैं, AC हैं, हमारे पास एक मेन सड़क के ऊपर एक बिल्डिंग है, और हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिज़नेस स्टडीज़ और अकाउंटिंग स्टडीज़ अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। रिसोर्सेज, देन कैपेबिलिटी। अब हम इनसे क्या क्या कर सकते हैं? इनसे हम ACC की पढ़ाई करवा सकते हैं, इन लोगों को हम कह सकते हैं आप यूनिवर्सिटियों में जाके पढ़ा दो, इन लोगों के साथ यहाँ पे एक ऐसा इदारा बना सकते हैं जो लोगों को ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करे, मुख्तलिफ़ तरह के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर पब्लिक स्पीकिंग करवा सकते हैं, तो और हम CA की क्लासें भी पढ़वा सकते हैं। तो कैपेबिलिटीज़ हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर अब आपने देखना है कि इन रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करके ऐसी कैपेबिलिटीज़ में लगाएं जिससे कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाए। हो सकता है आप सोचें कि ठीक है जी मार्केट में ट्रेनिंग बड़ी कम हो रही है, तो शाम के वक्त अगर इन रिसोर्सेज में से हर रिसोर्स 1-1 घंटे की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दे प्रोफेशनल्स को, तो एक ऐसी जगह है जिस पर कोई काम नहीं कर रहा, तो हमें कंपेटिटिव एडवांटेज
मिल सकता है। हो सकता है ये ऐसे रिसोर्सेज हो जिनको हम कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दें और वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से गाइड करें कि आपने क्या काम करना है और एक छोटी सी फर्म शुरू कर सके। और हो सकता है कि हम बच्चों को क्लासों में बिठाएं और इन टीचर से कहें कि आप भाई अपने ज्ञान में से चंद जो वो है तोशे वो इन बच्चों के हवाले कर दें और बच्चे जो है उससे फैज़याब हो सकें और कॉलेज उससे जो है वो मालियाब हो सके। ठीक है, देन स्ट्रेटेजी चूज़ करेंगे। फिर ये नहीं कि हम देखेंगे रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, फिर हम इन रिसोर्सेज को यूज़ करके क्या हम कंपेटिटिव एडवांटेज कमा सकते हैं। अगर कमा सकते हैं तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। हमने कंपेटिटिव एडवांटेज कमा लिया, अब क्या करना है, अब समझ आ गया कि चल पड़ा है, एक बिज़नेस शुरू किया वो चल पड़ा, अब क्या करना है, क्या वहीं पे बैठे रहें, क्या मज़ीद ब्रांचेस शुरू करें, क्या मज़ीद सेगमेंट्स में एंटर हों, क्या मज़ीद बिजनेसेस में एंटर हों। वो स्ट्रेटेजी आपको बताएगी कि अब आपको मज़ीद कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। आपने काम शुरू किया कुर्सियों का, बहुत अच्छा चल पड़ा, एक काम ये है कि बस कुर्सियों का काम ही करते रहे 10 साल तक, उतनी कुर्सियाँ बनाएं उतनी बेचें जितने पे आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा ये है कि आप कहें मैं कुर्सियाँ ज़्यादा बनाऊँ, कुर्सियाँ ज़्यादा बनाने का मतलब है बड़ा कारखाना, ज़्यादा बड़ा गोदाम, ज़्यादा बड़ी लेबर फोर्स, तो ये रिसोर्सेज है, फिर आप उन रिसोर्सेज को इस सारे साइकिल में डाल देंगे। हो सकता है कुर्सियाँ बनानी अच्छी आ गई हैं तो आप सोचें मैं मेज़ें बनाना शुरू कर दूँ, फिर सोचें मैं सारी फर्नीचर आइटम बनाना शुरू कर दूँ। तो इसका मतलब है कि ये साइकिल चलता रहता है। आप रिसोर्स देखते हैं, रिसोर्स की बेस पे कैपेबिलिटी से फ़ायदा उठाते हैं, फ़ायदे से प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट को हाथ में रख के सोचते हैं कि क्या इसको दोबारा से री इन्वेस्ट करूँ सिस्टम में। वो सिस्टम में री इन्वेस्ट होता है रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज से फिर कैपेबिलिटीज़ डेवलप होती हैं, कैपेबिलिटीज़ से फिर आपको एडवांटेज मिलता है, फिर आपको प्रॉफिट होता है और ये साइकिल गोल गोल चलता रहता है। गंदे रिसोर्स मतलब गंदी कैपेबिलिटीज़, अच्छी कैपेबिलिटीज़ गंदे रिसोर्स कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। गंदे रिसोर्स अच्छी कैपेबिलिटीज़ तो भी मसला है, अच्छे रिसोर्स गंदी कैपेबिलिटीज़ तो भी मसला है। अच्छे रिसोर्सेज अच्छे तरीके से इस्तेमाल हों तो मिलेगा आपको कंपेटिटिव एडवांटेज। किताब से पूछें तो किताब क्या बात कर रही है, किताब ये कह रही है कि जब आपने इस बिज़नेस में आना है और आपने अपने आप को एनालाइज करना है तो पहले ये समझें कि कस्टमर्स की क्या नीड्स है। कस्टमर की क्या नीड्स हैं। कस्टमर को हमेशा अच्छे डिज़ाइन की प्रोडक्ट चाहिए, मुनासिब पैसों की प्रोडक्ट चाहिए, उसको क्वालिटी भी सही मिले, उसको आफ्टर सेल सर्विस भी मिले। एक कस्टमर क्या क्या चाहता है, कस्टमर चाहता है जेब से थोड़े पैसे निकलें, मुझे मिलने वाली चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे, देर तक बेनिफिट दे, और उसके बाद भी कोई मसला हो तो मैं जाऊँ तो बिज़नेस वाले मुझे अच्छे से ट्रीट करें। आप सारी खुशियाँ तो नहीं पूरी कर सकते कस्टमर की, लेकिन जितनी मेजॉरिटी खुशियाँ उसकी पूरी कर देंगे उतना आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो कस्टमर्स की नीड्स पे काम करना होगा। अब अगेन वही बात है कि क्रैश कोर्स की एक लिमिटेशन है कि हमें ज़रा फास्ट चलना होता है, तो इसलिए हम हर टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। बट अगेन कोई भी बिज़नेस तभी कामयाब होता है जब उसे पता हो कि उसके कस्टमर को क्या चाहिए। कुछ बिज़नेस है उन्हें पता होता है हमें बेचना क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप क्या बेच सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि कस्टमर को क्या ख़रीद रहा है। एक कस्टमर को चीज़ चाहिए नहीं और आप उसको वो चीज़ बेच रहे हैं जो आपने बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल आप प्री रिजल्ट क्लासेस पढ़ा रहे हैं और आपके पास पोस्ट रिजल्ट क्लास नहीं है, आपको प्री रिजल्ट क्लास बेचनी आती है। कस्टमर बेचारा रिजल्ट के बाद आया, वो कहता है कि अब मैं सीरियस हो गया हूँ, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप कहते हैं आ जाओ, पढ़ना चाहते हो, प्री रिजल्ट की सिर्फ अभी तक 35 क्लासें हुई हैं, उसके पीछे से तुम लेक्चर देखते रहना और साथ वाले साथ साथ कंटिन्यू कर लो। तो होगा क्या कि वो स्टूडेंट जो 35 लेक्चर उसको पीछे से पहले से ही पेंडिंग मिलेंगे और आप कह रहे हैं आप साथ साथ पढ़ो, क्या वो साथ साथ पढ़ रहा होगा? नहीं, वो चला जाएगा पहले लेक्चर पे। वो जब तक 35 लेक्चर कंप्लीट करेगा यहाँ 60 लेक्चर्स और हो चुके होंगे, और उसके बाद वो आखिरी महीने फेसबुक पे कह रहा होगा कि अगर किसी के 48 लेक्चर रहते हो तो क्या वो पास हो सकता है? तो नीचे जवाब आएगा कि यार लगता है तुमने SBI के क्रैश कोर्सेज के बारे में नहीं सुना। ठीक है, क्या बात करते हो तुम, कौन से पेंडिंग लेक्चर, किस ज़माने में हो? तो खैर कहने का मतलब ये है कि कस्टमर को नहीं चाहिए थी वो चीज़, लेकिन सप्लायर के पास वही चीज़ पड़ी हुई थी, और सप्लायर के पास बड़े हसीन व जमील इंसान थे जो कि बड़े अच्छे तरीके से उसको बेच सकते थे। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बड़ा खूबसूरत लिफाफे में पैक करके पुरानी प्रोडक्ट नई करके नई कवरिंग चढ़ा के बच्चों को बेच दी, और बच्चे भी बड़े खुश। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, ये बच्चा जब फेल होगा ना, इसे एहसास होगा कि इसके साथ धोखा हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास क्या और आप क्या बेच सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि उस गरीब को चाहिए क्या असल में। उसको चाहिए इस वक्त कोई ऐसा टीचर जो उसको पहले दिन से हाथ पकड़ के साथ साथ चलाए, जो से कहे ठीक है कोई बात नहीं, फेल होके आ गए हो, आज हम ज़ीरो से पढ़ना शुरू करेंगे, भूल जाओगे तुम्हें कुछ आता था।
उसको चाहिए अच्छी टेस्टिंग, उसको चाहिए एक अच्छी सपोर्ट। तो कस्टमर की नीड्स क्या हैं ये समझना सबसे ज़रूरी है बिजनेसेस के लिए, कि बिज़नेस को पता हो कि कस्टमर क्या है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कस्टमर किस तरह से चलता है। देन कस्टमर और कंज्यूमर का फ़र्क भी पता होना चाहिए। कंज्यूमर इज़ द पर्सन जो कि अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा है, और कस्टमर इज़ द पर्सन जो बाय कर रहा है। जैसे कैफ़ में आप ही के पास पैसे होते हैं, आप ही ख़रीदते हैं और आप ही क्लासें पढ़ते हैं। लेकिन पीआरसी में क्या होता है, वालिदैन के पास पैसे होते हैं और आप क्लासें पढ़ते हैं। तो पीआरसी में वालिदैन बच्चों के साथ आते हैं, कॉलेज में बैठते हैं, वालिदैन तगड़े होते हैं, उनके पास पैसे भी ज़्यादा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बार्गेन भी नहीं करते, वो 1.5 लाख में पीआरसी की एडमिशन करा लेते हैं। ठीक है, जब कंज्यूमर के हाथ में पैसे आते हैं, कंज्यूमर कहता है नहीं मैं 4 दुकानें फिरूंगा, अपनी पसंद के टीचर से अपनी पसंद के रेट पे अपनी पसंद के टाइम पे पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि आपकी बाइंग कंज्यूमर के थ्रू हो रही है या कस्टमर के थ्रू हो रही है। जो ख़रीद रहा है वही कंज्यूम करेगा, या जो ख़रीद रहा है वो कंज्यूम नहीं करेगा। ख़रीद रहा किसी और ने, कंज्यूम किसी और ने करना है, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत बात है। जो ख़रीद रहा है उसको खूबसूरत से बाग दिखाएँ, और जो बेचारा कंज्यूम कर रहा है उसके साथ तो जो होनी है उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। और अगर कंज्यूमर ही कस्टमर है तो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से डील करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से बार्गेन करनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट भी अच्छी होनी चाहिए, प्राइस भी अच्छी होनी चाहिए, और तरीके से आप उसको सेल करें। तो कस्टमर कंज्यूमर का फ़र्क पता होना ज़रूरी है। जहाँ कस्टमर बाय करता है वहाँ गेम डिफरेंट होती है। कॉलेज इस चीज़ को समझते हैं। भाई पीआरसी आप कहीं से भी पढ़ लें, तकरीबन करीब करीब की क्वालिटी होती है। अब एक कॉलेज को पता है कि जैसे ही आप पीआरसी से आगे जाएंगे, आप कंज्यूमर हैं, आप पैसे वालिदैन से हाथ में पकड़ के कहेंगे आप हमें पैसे दें, हम जाके ख़रीदेंगे। आपने पहले 1.5 लाख लगा दिया, बस अब हमसे मज़ीद आपका इस्तेसाल बर्दाश्त नहीं होगा। जब आप कंज्यूमर ही कस्टमर बन जाएगा तो आप वो पैसे लेके उस कॉलेज के पास नहीं आएंगे जिसने धोखा दिया आपको पीआरसी में। आप देखेंगे कि कैफ़ के अच्छे टीचर्स किसके पास हैं, कैफ़ कहाँ से पढ़ना चाहिए और कितने रुपयों में हो सकता है। जब कॉलेज को ये चीज़ समझ आ जाएगी कि कंज्यूमर और कस्टमर एक हो गए तो हमारा नुकसान है, तो कॉलेज की बिज़नेस स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कस्टमर देर तक कस्टमर रहे। इधर आप पीआरसी में एनरोल हुए हो, 3 महीने गुजरे हो, आप कॉलेज से सेटिस्फाइड है, वालिदैन आपसे सेटिस्फाइड है, वालिदैन के नाम में ख़त लिख दे कि जी आपका बच्चा पीआरसी में हमारे पास पढ़ा है, पीआरसी 1.5 लाख में था, हम सोच रहे हैं कि चूँकि आप अच्छे पेरेंट हैं, अच्छे आदमी हैं, तो हम इसी 1.5 लाख में आपको पूरा कैफ दे देते हैं। उसमें 8 पेपर हैं। वालिदैन कहेंगे अरे वाह कितने नेक लोग हैं, पीआरसी में 5 पेपर थे, कैफ़ में 8 पेपर हैं, पूरा कैफ़ वालिदैन जज्बाती हो कि पूरे कैफ़ की यकमुश्त पेमेंट दे देंगे। और बच्चा कहेगा उस भाई मेरे से तो पूछना सी एक ही करता। वो कहेंगे बेटा आप जो मर्ज़ी हो जाए, पढ़ना इसी कॉलेज से। अब फंस गया बच्चा। अब अगेन दिस इज़ अ बिज़नेस स्ट्रेटेजी कि आप कंज्यूमर को कस्टमर बनने से पहले ही ऊपर वाले कस्टमर को पकड़ लो। अब बच्चे ने जो है वो, अब हमारे पास एडमिशन के वक्त बहुत सारे लोग आके कहते हैं जी हमें डिस्काउंट चाहिए, तो हम कहते हैं क्या हुआ आपको, फाइनेंशियली क्या मसला है, क्या डिफ़िकल्टी है। कहते हैं वो वाला मसला नहीं है, लेकिन मैं ऑलरेडी पैसे दे के बैठा हुआ। तो हम कहते हैं भाई पैसे देने से पहले आपने सोचना था। आप कहते हो जी मैंने कहीं और पैसे दिए हुए हैं और अब मैंने पढ़ना आपसे। वो कहते हैं जी वो पैसे अचानक से उन्होंने एक साथ बहुत सारे पेपर्स के ले लिए थे। तो अगेन मैं इस वक्त एकेडमिक के हिसाब से बात नहीं कर रहा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ी अच्छी बिजनेस मूव है। यस, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बिजनेस मूव है कि आप एक कंज्यूमर को कस्टमर बनने से पहले ही मेन कस्टमर जो ज़्यादा बड़ी बार्गेन पावर नहीं रखता या जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं, आप उससे बाइंग करवा लें। अब बच्चा बेचारा रुल रहा है, जो है वो हशर नशर हो रहा है, वो फेल हो रहा है, लेकिन वो पढ़ेगा उसी कॉलेज से। क्यों? क्योंकि उसने पैसे पूरे करने हैं। जब वो सारे पेपर एक दफ़ा पढ़ के फेल कर चुका होगा और सब सारे पैसे पूरे कर चुका होगा, अब वो अपने थोड़े से पैसे पकड़ेगा और दूसरे कॉलेज से जाके कहेगा देखो जी मुझे ऑलरेडी एक बंदे ने बड़ा लूट लिया है और अब जो है वो आपने मुझे, हाँ अब आपने मुझे कम पैसों में जो है वो पढ़ाना है। तो अगला कॉलेज कहता है भाईजान हमारा क्या कसूर है, किसी और ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो सारा कसूर हम पे तो ना निकालो। हो सकता है कोई शरीफ सा कॉलेज वो कहे अच्छा चलो यार आ जाओ कोई बात नहीं, तुम्हें जो है ना ठीक है तुम्हें एडमिशन दे देते हैं तो वो कर लेना। कहने का मतलब क्या है, कंज्यूमर कस्टमर को समझना ज़रूरी है। बिज़नेस को ये समझना है कि पैसे जेब किस से निकलने हैं और कंज्यूम किसने करना है। कंज्यूमर को कुछ और चीज़ चाहिए, कस्टमर को कुछ और चीज़ चाहिए। कस्टमर को आप दिखाएंगे कि कॉलेज बड़ा खूबसूरत सा है, कॉलेज का अच्छा एनवायरनमेंट, वो बैठेंगे उनको पेप्सी शेप्सी की बोतल भी पिला दी, कुछ उनके सामने बिस्किट्स वगैरह भी रख दिए, उन्होंने कहा यार ये कितने अच्छे लोग हैं।
उनको बोतल पिलाने या बिस्किट खिलाने से बेहतर था कि क्लास में उनके बच्चे को अच्छा पढ़ा देते। लेकिन बच्चा कंज्यूमर, जेब से उसके पैसे नहीं निकलने, किसके निकलने? तो खुश किसका होना ज़रूरी है? कस्टमर को हर 2 हफ्ते बाद एक लेटर भेज दे, आपका बच्चा क्लासेस में 1-2 क्लासेस स्किप कर चुका है, ज़रा ध्यान रखें। कस्टमर को जो है वो मैसेजेस कर दे, कस्टमर के साथ ऐसा ताल्लुक़ रखें, कस्टमर का बेटा तुमने इस कॉलेज से नहीं निकलना। बच्चा जितना मर्जी समझा दे कि भाईजान कॉलेज सही नहीं है, वो कहेंगे ना ये देखो ना, हमें ये हमसे रब्ता करता है, तुम चाहते हो तुम ऐसे किसी कॉलेज में चले जाओ जो बताएं ही ना हमें एकदम कर क्या रहे हो। जब 1.5-2 साल बाद बच्चा रुलता नज़र आता है ना वालिदैन को, तो कहते हैं बेटा देख लो जो तुम्हारे लिए बेहतर है वही करो। तो ये दिस इज़ डिफरेंस कस्टमर और कंज्यूमर में। 4 पीस मार्केटिंग करते हुए आपने 4 चीज़ों का ख्याल रखना है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की नीड्स को पूरी करे, प्राइस ऐसी होनी चाहिए जो लोग बाय कर सकें। भाई हम यहाँ 1 लाख रुपए में कोर्स ऑफ़र कर दें, बच्चे बाय नहीं कर सकेंगे, फ़ायदा कोई नहीं। हम प्राइस रखें 5,000 रुपये और प्रोडक्ट बहुत ही थकी हुई सी दे दें, वो भी लोग नहीं लेंगे। प्लेस, हमारी प्राइस भी मुनासिब हो, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी हो, लेकिन हम जो है वो कसूर रोड पे जाके जो है वो आगे कसूर से थोड़ा सा पहले कॉलेज बना के बैठ जाएं, वो भी कोई बहुत मज़े की स्ट्रेटेजी नहीं है। और देन प्रमोशन, ये हमारा मसला है। हमारी प्राइस भी सही है, प्रोडक्ट भी अल्लाह का शुक्र अच्छी है, प्लेस भी मुनासिब है, हमें बेचना नहीं आता, हमें उतने झूठ नहीं बोलने आते। हमारी फेसबुक पे जाके देखें, आपको 2-3 हफ्ते बाद एक आध पोस्ट नज़र आती है बड़ी फीकी सी, ठीक है। तो अगेन आपकी प्राइस भी सही हो, आपकी प्लेस भी अच्छी हो, आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी हो, एंड आपको उसको सेल करना भी आता हो। ये चारों चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपकी अच्छी मार्केटिंग होगी। तो इसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। किसी भी बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, अब किसी भी बिज़नेस ने इवन कुर्सियाँ भी बेचनी है ना, तो उसे देखना होगा कि कुर्सी अच्छी होनी चाहिए, कुर्सी की प्राइस क्या सेट करनी है ये देखना है। मैं ये नहीं कह रहा प्राइस हमेशा मुनासिब सेट करनी है, प्राइस वो सेट करनी है जो उस किस्म की मार्केट के लोग ख़रीदते हैं। हो सकता है कि आपको एक एग्जेक्टिव कुर्सी बनानी हो और उस एग्जेक्टिव कुर्सी की पहले दिन से ही 50,000 प्राइस रखें। वो नहीं होती फ़िरौन वाली कुर्सी, वो जो वो मॉर्निंग टॉक शोज़ वगैरह में, जो मॉर्निंग शोज़ वगैरह में वो एक बड़ी सी कुर्सी, वो ऐसे करके पीछे तक उसका कमर शायद ज़मीन से यहाँ तक तो आई हुई होती है, ठीक है। और वो और ऊपर से उस पर खातून वो बैठी होती हैं जो पहली नॉर्मल इंसानों से छोटी होती हैं, वो अंदर गुम हुई हुई होती है कहीं ना, वो पता इतनी ऊंची सी कुर्सी में। तो अब वो फ़िरौन टाइप की आपने कुर्सी बनाई और आपने कह दिया 50,000 की है, बनाई आपने 11,000 में, लेकिन आपने पहले दिन से ही उसे 50,000 की रख दिया, उसको स्टेटस सिंबल बना दिया। लोगों ने नहीं ख़रीदा, आपने कैसी की तैसी, आपने मॉर्निंग शोज़ वालों को जाके फ्री गिफ्ट कर दिए, उन्होंने वो कुर्सियाँ रखनी शुरू कर दी। वो ख़वातीन ने देखा, उन्होंने कहा ये होती हैं असल कुर्सियाँ। अपने अपने मर्दों से उन्होंने कहा भाई कि तुसी केड़ी कुर्सी दिला बैठे है कि है 1.5 लाख का सेट, कोई सेट है, असल है फ़िरौन वाली कुर्सी। अब असल में उनको लगता है कि शायद उस कुर्सी पे बैठने से बंदा मौजूद हो जाता है। मौजूद वो खातून मॉर्निंग शो वाली अपनी पता नहीं कितने अरसे के एक्सपीरियंस की वजह से, उसकी एक फ़ैन बेस है, उसने कुछ वर्किंग की है, इनको लगता है शायद कुर्सी की वजह से मौजूद हो रही है, तो ख़वातीन कुर्सियाँ ले आती हैं, फिर उस पर बैठती हैं, मौजूद फिर नहीं होती। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, चारों चीज़ें मिल के काम करेंगी। अगर आपने इनमें से एक भी चीज़ मिस कर दी तो आप अच्छे तरीके से मार्केट नहीं कर सकेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो वीकनेस है, हम प्रमोशन में बहुत हल्के हैं, क्योंकि हमें लगता है कि प्रमोशन करते करते हम झूठ ना बोल दें तो उस डर के मारे सिरे से ही प्रमोशन नहीं कर पाते। खैर चले, अब अगला एनालिसिस, हमें समझ आ गया कस्टमर क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसको क्या चाहिए, हमें स्ट्रेटेजी कैपेबिलिटी पता लग गई, हमें रिसोर्स पता लग गए। अब अगली चीज़ ये है कि हमने करना क्या है, हमने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स पे काम करना है। हम जिस बिज़नेस के अंदर हैं उस बिज़नेस के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या होंगे। फॉर एग्जांपल हम एक एसी बनाने वाली कंपनी है, व्हाट आर द फैक्टर्स जो हमारी सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं। हम अगर एसी बेच रहे हैं तो व्हाट आर द फैक्टर्स जो हमारे एसी वाले बिज़नेस में लाजमी होने चाहिए। हमारा एसी का कंप्रेसर अच्छा होना चाहिए, एसी कूलिंग अच्छी करता हो, प्राइसेस ऐसी हों जो लोगों की अप्रोच में आ सकती हों, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन मुनासिब हो। ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे हमें काम करना होगा। हम अगर एक हॉस्पिटल हैं तो क्या फैक्टर्स होने चाहिए जी? लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के लिए अप्रोच में हो जी, ओवरऑल हाइजीन एनवायरनमेंट बेहतर हो, डॉक्टर्स अच्छे हो,
स्पेशलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो, इक्विपमेंट अच्छा हो, ऑपरेशंस वगैरह मुख्तलिफ तरह के कर सकते हो। तो ये सारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। सीए का कॉलेज शुरू करना हो, टीचर्स अच्छे होने चाहिए, स्टाफ भी अच्छा होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली जी। टीचर अगर टीचर गोल मटोल से होने चाहिए, और मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उस चीज़ पे किसी ने बात ही नहीं की जिस पे खर्चा सबसे ज़्यादा कराते हैं, एसी चलते हो, ठीक है, क्लास के अंदर कूलिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खूबसूरत हो। नहीं चाय ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर नहीं, ये एड ऑन है, ये एड ऑन सर्विस है। नहीं तो वो टीचर्स वाली बात हो गई ना, उन्होंने गोल मटोल टीचर जो है किसे कहा था। अच्छा, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इज़ कि आपकी लोकेशन अच्छी हो, आपकी प्राइस ऐसी हो जो लोगों के लिए अप्रोचेबल हो, आपके पास कम से कम थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों एरियाज़ में अच्छे टीचर्स मौजूद हों, और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। ये सब हवाई बातें हैं। आपका सक्सेस रेट भी अच्छा हो, ये हवाई बात है। मैंने कहा आपका पास रेट अच्छा हो, ये क्वालिटेटिव बात। और जब मैं सेट कर दूंगा कि आपका पास रेट 70% हो, तो ये क्वान्टिफाइड बात है। मैं कहूँ आपके पास अच्छे टीचर होने चाहिए, क्वालिटेटिव बात है। क्वांटिटेटिव बात कब होगी? जब मैं कहूँ कम से कम 3 अच्छे टीचर्स होने चाहिए। बात समझ रहे? ये क्वालिटेटिव बात है कि अच्छी लोकेशन होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव बात है कि जी गार्डन टाउन से 2-3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होने चाहिए। मैं कहता हूँ कि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप पढ़ा रहे हो, ये क्वालिटेटिव बात है। 3000 से ऊपर बच्चे पढ़ा रहे हो, ये क्वांटिटेटिव बात है। आपके ऑपरेशंस का, हॉस्पिटल में ऑपरेशंस का सक्सेस रेट बेहतर हो, क्वालिटेटिव बात। 98% से अच्छा सक्सेस रेट हो, क्वांटिटेटिव बात। आपके पास अच्छे सर्जन्स मौजूद हो, क्वालिटेटिव। आपके पास कम से कम 4 अच्छे सर्जन मौजूद हो। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, फिर उसको मैथमेटिकली उसका एक टारगेट सेट करेंगे और फिर उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। बात समझ रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं CSF और KPI में क्या फ़र्क है। यही बेसिक फ़र्क है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फैक्टर्स हैं जो क्रिटिकल है सक्सेस के लिए। आपने देखना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे काम करेंगे तो आपका काम चलेगा। तो अगर मैं किसी भी बिजनेस में हूँ तो मुझे ये नहीं देखना मैं क्या क्या कर सकता हूँ, पहले देखना उस बिजनेस में सक्सेस के लिए व्हाट आर द पैरामीटर्स जो हमें चाहिए। अगर हमने उन पैरामीटर्स को पूरा कर दिया तो फिर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वो फैक्टर्स हैं जिन पे काम करेंगे तो हमारा इदारा आगे चलेगा। अब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इनका आपस में क्या लिंक है? आपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर सेट करने और फिर हर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का कोई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक जस्ट रैंडम वर्किंग की हुई है। ये एक क्लास थी, एक दफ़ा ऑनलाइन क्लास थी। मेरे ख्याल में जब MFA नया आया था तो उस वक्त एक ऑनलाइन में क्लास कर रहा था, तो उसमें स्टूडेंट से मैं पूछा था हाँ जी आप बताएं कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं CA के कॉलेज के लिए। तो वो कहते हैं सर कंपिटेंट टीचर हो, थ्योरी के भी अच्छे टीचर हो, न्यूमेरिकल के भी टीचर अच्छे हों। वो अगर सर अच्छी लोकेशन होनी चाहिए, अफोर्डेबल फ़ी होनी चाहिए, पास रेट अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तो फिर हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि फिर उसके KPI क्या होने चाहिए। ये तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हवाई बात है, इसको मैथमेटिकली एक टारगेट सेट कर देंगे, फिर उस टारगेट को मीट करने की कोशिश करेंगे। तो कंपिटेंट थ्योरी में हम कहते हैं कम से कम 2 थ्योरी टीचर्स होने चाहिए, कम से कम 10+ ईयर्स के तजर्बे के साथ। 2 कम से कम न्यूमेरिकल टीचर होने चाहिए, कम से कम 12 साल के तजर्बे से ज़्यादा। लोकेशन वही बात है, गार्डन टाउन ±2 किलोमीटर। फ़ी अफोर्डेबल होनी चाहिए, जिसमें बात हो रही थी कि उन्होंने कहा सर अर्ली एनरोलमेंट के वक्त इतने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं कि हम क्या करें। तो हमने उसको कहा कि अगर 2000 के करीब अर्ली एनरोलमेंट की फ़ी हो और उसके साथ आप जो एडमिशन दें उसके साथ स्टडी मटेरियल भी दें विदाउट फ़ी एक्स्ट्रा। अब ये बात है पुरानी, उस वक्त कॉलेज शुरू हुआ भी नहीं था और इरादा भी नहीं था, लेकिन समहाउ कुछ KPIs थे। पास रेट कम से कम 60% होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल कॉलेज हो तो कम से कम 2 कनाल का होना चाहिए। ऑनलाइन अगर हो तो कम से कम 500 पार्टिसिपेंट्स का लाइसेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब आप CA कॉलेज शुरू कर रहे हैं तो आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं, फिर उनके क्या KPIs क्या है। तो आपने एक एक करके उन KPIs को पूरा करते चले जाना है, बात बन जाएगी। इन KPIs में बस यहाँ पे भी एक है, ये 1 से 2 हो जाएगा, मामला सीधा हो जाएगा। 1 से 2 कोई भी मतलब ज़रूरी नहीं है हमेशा जाना भाई, इतना डायरेक्ट जो है ना वो सवाल पूछने की तरफ जाते हैं। CSF और
KPI। बातें समझ आ रही हैं? जॉनसन कॉल्स भाई आ गए, साथ लिखा हुआ है लेस इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में लेस इंपॉर्टेंट। इसके साथ उतना बड़ा सलूक नहीं होगा जिस तरह से बाकी मॉडल्स को आप बहुत ज़्यादा अलग से तैयार करते हैं। भला क्यों? क्योंकि ये सारी बात अभी हमने की है। यानी जॉनसन कॉल्स ने क्या किया, उसी चीज़ को रिपीट किया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिस इज़ लेस इंपॉर्टेंट टू क्रैम। लेकिन चैप्टर 8 कौन सा चैप्टर है जिसको घोल के पी लेना है? तो चैप्टर 8 के अंदर ये टॉपिक जो है ये आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको पीछे समझ आ गया, अभी तक क्या समझ आया, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होना चाहिए, उसके हिसाब से KPI डिफाइन होने चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उन KPIs की तरफ चलना चाहिए। जैसे वो KPI अचीव हो जाएंगे हम सक्सेस के काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे। इन्होंने उसको 6 स्टेप्स में बताया। उन्होंने कहा सबसे पहले डिफाइन करो कि व्हाट आर द सक्सेस फैक्टर जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्रिटिकल है। फिर देखो उन सक्सेस फैक्टर्स के लिए आपको क्या कंपिटेंसीज चाहिए। फिर डेवलप करो उन कंपिटेंस में वो क्रिटिकल लेवल की आप आहिस्ता आहिस्ता आगे पहुंच जाओ। फिर कुछ टारगेट सेट करो जहां तक आपने जाना है। फिर अपनी कंपिटेंसीज को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते उस टारगेट तक पहुंचाओ। साथ साथ मॉनिटर करते रहो और देखते रहो कहाँ कहाँ कमी है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। आपने आइडेंटिफाई किया क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के हॉस्पिटल का जो ऑपरेशन थिएटर हैं और जो इक्विपमेंट्स हैं वो बड़े अच्छे होने चाहिए और आपके स्टाफ को बड़े अच्छे ऑपरेशंस करने आने चाहिए। आपने डिफाइन किया। अब देखेंगे आपके पास क्या है, याद है, रिसोर्स से कंपिटेंस। ठीक है, आपके पास पता लगा 2 जूनियर रिसोर्स हैं और ना ऐसा डॉक्टर है जिसको ऑपरेशन करना आता है, ना ऐसा कोई सपोर्ट स्टाफ है जिसको करना आता है। तो फिर अब आप क्या करेंगे, अब डेवलप करेंगे। अगर हैं तो ऐड करेंगे, नहीं है तो नए सिरे से सिस्टम में इन कर देंगे। तो हो सकता है अब आप कोई 4-5 तरह के लोगों को हायर करें, शायद अब आप जो है वो 2-3 नए डॉक्टर्स को लेके आएँ और आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करें। फिर आप सोचेंगे कि कब तक करता रहूँ, कोई टारगेट तो हो, कब तक मेहनत करनी है। तो फिर एक टारगेट सेट होगा। टारगेट ये है कि जी कम से कम जो है वो आपके पास 6 इस तरह का स्टाफ हो और कम से कम आपके 5 इक्विपमेंट इस क्वालिटी के होंगे जिसको ISO ने अप्रूव कर दिया हो। तो फिर क्या होगा, आप ये KPI सेट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता एफर्ट करते करते यहाँ तक जाएंगे। साथ साथ अपने KPI और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करते रहेंगे और देखेंगे आप कहाँ तक पहुँचे। ये ऐसे ही जैसे हमने कहा पास रेट 60% हो और हमने जब एक्चुअल पास रेट आया पता लगा वो 55% था। हमने कहा नहीं, मज़ा नहीं आया, हमें थोड़ा सा चीज़ों पे और काम करना होगा, थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग पे काम करना होगा, थोड़ा सा टीचर पे काम करना होगा, थोड़ा सा और सपोर्ट सर्विस पे काम करना होगा ताकि हमारा रिजल्ट कम से कम 60% पे आ जाए। तो फिर क्या होता है कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और KPI के दरमियान में शुरू में डेवलप होते हैं और बाद में आप उसको इंक्रीज़ करते करते अपनी KPI को टच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये लेस इंपॉर्टेंट है कि ये वही बात है जो पीछे हमने की है, लेकिन इसको उन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। लेकिन चूंकि ये एक मॉडल है तो हमें इसके स्टेप्स पता होने चाहिए। पहला स्टेप क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, दूसरा बताएं कौन सी कंपिटेंस चाहिए, तीसरा उस कंपिटेंस पे काम करें, चौथा उस कंपिटेंस के लिए एक KPI सेट करें, पांचवा अपनी क्रिटिकल कंपिटेंसीज को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें और छठा साथ साथ मॉनिटर करते रहें कि कब आपने टारगेट को मीट कर लिया। बात समझ आ रही है? किस में? 3 में आपने डेवलप किया है और यहाँ पे आप हर एरिया के अंदर उसके अंदर काम करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ तो आपने कहा कि हमारे पास बंदे ही नहीं है, बंदे लेके आ गए। इधर आपने आइडेंटिफाई किया बंदे होने चाहिए, इधर आप बंदे ले आए। इधर वो बंदे आहिस्ता 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 अपने ऑपरेशंस पे प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। आते साथ ही तो ट्रेन नहीं होंगे, थोड़े थोड़े से आपके ऑपरेशंस करेंगे, थोड़ा सा उनकी ट्रेनिंग होगी और साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अब वो क्रिटिकल कंपिटेंस डेवलप होनी चलती चली जाएगी। ठीक है, इधर तो आपने एक लेवल डिफाइन करना था कि क्या होगा, इधर उस लेवल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और इधर क्या हो रहा है, साथ साथ मैच कर रहे हैं और मैच करने के बाद इस नतीजे पर पहुँच रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हमारा CSF और KPI वाली ये सारी कहानी समझ आई। फिर स्टेप आगे आता है, हम बेंचमार्किंग करते हैं। हम देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी पोजीशन क्या है और हम अपने कंपेटिटर्स के लिहाज से किस जगह हैं। बेंचमार्किंग का मतलब है आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं किसी चीज़ से। इंटरनल बेंचमार्किंग हो सकती है, आप अपने यूनिट्स को बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट्स के साथ मैच करें। भाई मिज़ान बैंक वाले कहें कि जी हमारी जो जौहर टाउन की ब्रांच है, हमारी गार्डन टाउन की ब्रांच वैसा क्यों नहीं काम कर रही।
यानी अपनी ही एक ब्रांच से कंपेयर किया, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल बेंचमार्किंग। फिर कंपेटिटिव बेंचमार्किंग, आप अपनी ही प्रोडक्ट्स को कंपेटिटर के साथ देखते हैं। आप कहते हैं मिज़ान का होम फाइनेंस यहाँ पे है और दुबई इस्लामिक का होम फाइनेंस यहाँ पे है, हम होम फाइनेंस में दुबई इस्लामिक से नीचे क्यों हैं या दुबई इस्लामिक से ऊपर हैं या किस जगह पे है। कस्टमर बेंचमार्किंग करते हैं, आप देखते हैं कि क्या आपकी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हुई। हम तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं लेकिन कस्टमर कह रहे हैं कि नहीं में मज़ा नहीं आया, तो हम कस्टमर्स की नज़र में कहाँ हैं, हम अपनी ही आपस की ब्रांचेस से कंपेयर करें, हम कंपेटिटर से कंपेयर करें, सम टाइम हम ऑपरेशन से कंपेयर करते हैं, सम टाइम हम एक डिसिमिलर इंडस्ट्री के उसी तरह के ऑपरेशन से अपने आप को बेंचमार्क करते हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल और कॉलेज दोनों सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों में कुछ मरीज़ आते हैं, दोनों में उनको ठीक करके भेजा जाता है, ठीक है। अब अगर एक हॉस्पिटल जैसे ही मरीज़ आए बड़े ध्यान से उनसे बात करते हो, आती उनसे फॉर्म फिल करवाते हो, हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस होते हो, अभी उनका बंदा ऑपरेशन थिएटर के अंदर एंटर ना हुआ हो कि पैसे लेने पहुंच जाते हो, तो हम सोचेंगे कि भाई हम भी तो सर्विस सेक्टर में हैं, तो हमें भी कुछ इस तरह के काम करने चाहिए कि बच्चों को दरवाजे पे ज़्यादा बेहतराम से वो रिसीव कर लिया जाए, कोई बंदा उसे पकड़ के चलते चलते फ्रंट ऑफिस तक ला के बिठाए, उससे फॉर्म फिल करवाए, फिर उसके साथ आए हुए बच्चों को कहे बेटा आप ऑपरेशन थिएटर पे जाओ, मतलब आप क्लास में जाओ, बच्चा क्लास में भी गया ना हो कि पीछे से हम उनसे कहे पैसे। कहने का मतलब है कि आप दो अलग अलग सेक्टर्स को भी आपस में बेंचमार्क कर सकते हैं। हम मतलब हो सकता है किसी टाइम पे मैं अपने स्टाफ से कहूँ कि भाई एक हॉस्पिटल में भी तो कितना अच्छा फ्रंट ऑफिस मिलता है, हालांकि वहाँ तो बड़े लोग मजबूरी की हालत में जाते हैं, बट उन्होंने इतना साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट दिया होता है, वाई नॉट हमारे यहाँ भी उसी तरह का साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट हो सकता है हम इस तरह से बेंचमार्क करें। जैसे मैं एक दफ़ा ये जो लिबर्टी पे कुछ पराठा रोल वगैरह वालों की दुकानें हैं, वहाँ से गाड़ी पे गुजर रहा था तो पीछे बहुत सारे जो है ना वो उनके जो नुमाइंदे होते हैं वो गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहे, शीशे पे हाथ मार रहे, गाड़ी के आगे आने की कोशिश कर रहे, वो अपना पाँव टायर में फंसाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं शीशा नीचे करके उनसे पूछ लूँ और उनमें से जो भी बंदे ने पहले अपना कार्ड मुझे पकड़ा दिया उनसे हम पराठा रोल ख़रीद लें। तो हमने ख़रीदना नहीं था, हमने आगे जाना था, लेकिन मेरे साथ जो बंदा मौजूद था मैंने उसे कहा कि देखो इनको क्या मिलता होगा, लाखों की सैलरी थोड़ी होगी इनकी, तो इन लोगों के साथ इदारे ने ऐसा क्या किया है कि ये कस्टमर के पीछे इतने दीवाने हो रहे हैं, ये काम हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा। भाई आप एक सड़क पे फिर रहे हैं, असूलन तो ये होना चाहिए आप गुजर रहे हो और बाहर बाहर को आपका हाथ पकड़ के अपने कॉलेज के अंदर ले जाने की कोशिश करे, आपको कार्ड पकड़ा रहा हो, आपको मुख्तलिफ तरह से आज जी रोल हमारा ही आपने खाना है जो है ना, तो वो दिस इज़ ऑपरेशनल बेंचमार्किंग के मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है हमारे और उनमें इतना फ़र्क क्यों है। क्लियर? टॉपिक सारे बड़े मज़े के हैं, सब पे जितना भी काम करते रहें उतना कम है, लेकिन वक्त भी कम है। कंपेटिटर की बेंचमार्किंग कैसे करें, कंपेटिटर का डाटा कैसे मिलेगा, पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल सकता है, फाइनेंशियल रेशियोज से पता लग सकता है, हम रीज़न फॉर डिफरेंस देख सकते हैं, वो मार्केट में आगे क्यों है हम पीछे क्यों हैं, हम कस्टमर से पूछ सकते हैं। एक कस्टमर आके कहेगा नहीं जी मज़ा नहीं आया, आपके यहाँ एसी में ठंडक नहीं है, हम कहेंगे अच्छा बताओ तुम कहीं और जाते हो वहाँ एसी में ठंडक क्या, वो कहता है सर वहाँ तो चिलर्स होते हैं, वहाँ तो यक ठंड लग रही होती है, थर थर काँप रहे होते हैं हम लोग, आपके यहाँ तो हमें ठंडक ही नहीं मिली एसी में। तो कहने का मतलब है सम टाइम बिजनेसेस कस्टमर से पूछते हैं भाईजान मतलब बता तेरी रज़ा क्या है, ठीक है, मतलब तुम्हें क्या चाहिए क्या। कस्टमर चौड़ा हो के वो ऐसी चीज़ें गिनवाता है जो साथ वाले कॉलेज में कभी भी उसे नहीं मिली थी, लेकिन वो ज़रूर गिनवाएगा। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। सेल प्राइस को कंपेयर करें, हम कितने में बेच रहे हैं वो कितने में बेच रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, हमारी तरफ क्या सर्विसेज मिल रही हैं उनकी तरफ क्या सर्विस मिल रही हैं। तो जब आप कंपेटिटर्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो आपको डाटा, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगी, कुछ रिपोर्टें मिल जाएंगी, बहुत सारे बिजनेसेस रिसर्च और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देते हैं, उनके पास कंपनियों का डाटा होता है, वो उसकी मदद से काम करते हैं। सम टाइम आप डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ लेते हैं हाँ भाई उसका कितना माल उसका कितना माल। फॉर एग्जांपल सीए की किताबें किसी ख़ास जगह पे किसी ख़ास शॉप पे सेल हो रही हों, उस शॉप के जो शॉपकीपर है या जो ओनर है उसी कोई कॉलेज पूछे यार वो फ़लाना कॉलेज के फ़लाना सब्जेक्ट की कितनी किताबें बिकी, वो कहेगा सर जितनी। उससे एक रफ अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा इसका मतलब है उस वाले कॉलेज में वो वाले टीचर के पास इसके आसपास स्टूडेंट्स हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं कंपेटिटर को एनालाइज करने के। अगली गेम
वैल्यू। 4 कॉन्सेप्ट्स में से 2 कॉन्सेप्ट्स पे हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे वैल्यू। किसी भी बिज़नेस की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि वो बिज़नेस एक अच्छी वैल्यू जनरेट करके देता हो यूज़र को। वैल्यू कैसे आती है? वैल्यू आती है किसी चीज़ की यूटिलिटी से। मैं इसकी अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 200 रुपये की 4 किलो लकड़ी खरीदी। जिस ज़माने में मैंने एग्जांपल दी थी उस वक्त 200 की 4 किलो आ जाती होगी, अभी 4 किलो को गायब कर देते हैं। 200 रुपये की अगर एक बंदे ने 1 केजी वुड परचेज़ की, ये 1 केजी वुड 200 की ख़रीदने वाला 210 की भी किसी को बेचने की कोशिश करेगा, कोई नहीं लेगा। वो कहेगा भाई तुमने इसमें क्या वैल्यू ऐड की। लेकिन वो दूसरे शहर ले जाके उसको 300 की बेच देगा, जिस शहर में वो वुड नहीं मिलती। तो उसने बेसिकली उसमें कोई वैल्यू ऐड की? हाँ, उस शहर के लोगों को एक वैल्यू मिल गई कि उनको अपने डोर स्टेप पे दूसरे शहर की अच्छी लकड़ी मिल गई। तो शायद इसका खर्चा बीच में 20 रुपये का हुआ इजाफी पर केजी डिलीवर करने पे, लेकिन वो 300 ले सकता है क्योंकि उसने उस लकड़ी में वैल्यू ऐड कर दी है। अच्छा, यहाँ पे 300 की जो लकड़ी है वो आप आगे किसी को देंगे? नहीं लेगा, 300 से ऊपर की नहीं लेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छी मशीन से तराश खराश करके उसको लकड़ी की स्टिक्स बना देंगे तो अब आप उसको 450 रुपये की भी बेच सकते हैं। क्यों? लकड़ी और स्टिक्स में क्या फ़र्क है? स्टिक्स ऐसी चीज़ है जिसको लेके वो अपने बहुत सारे तरह की लकड़ी की चीज़ें बना सकता है, और खाली लकड़ी पकड़ के उसके पास शायद इतनी मशीनें ना होती कि उसके ऊपर ख़ास काम करता। देन आपने स्टिक बेची 450 की, एक बंदे को आपने 50 रुपये दिए, उसने चंद कीलें वगैरह ठोकी और उसके बाद वो कुर्सी पूरी तामीर कर दी। 600 रुपये की कुर्सी, लगा आपका 50 रुपया, लेकिन आपने वैल्यू ऐड कर दी। स्टिक्स में वो वैल्यू नहीं थी जो कुर्सी में होती है। फिर उसी तरह से उसमें फोम ऐड कर दिया, उस पर कलर कर दिया। आप हर स्टेप पे पैसे कम खर्च कर रहे हैं लेकिन वैल्यू ऐड होती जा रही है। तो ऐड होते 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 यहाँ तक पहुँच गई। अब कोई भी उस कुर्सी का 900 रुपये दे देने के लिए तैयार है। फिर आपने क्या किया? कुर्सी रख दी, कुर्सी के ऊपर ब्रांड लगा दिया। जब ब्रांड लगा दिया तो 2000 की हो गई कुर्सी। उस कुर्सी को खूबसूरत से मॉल में लाइटों में सजा के रख दिया, 5000 की हो गई। इस सारे दौरान आप खर्चा थोड़ा थोड़ा सा कर रहे हैं लेकिन वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है वैल्यू इस कस्टमर के जहन में एक परसेप्शन कि उसको क्या चीज़ कितना फ़ायदा दे रही है। जिसको जिस चीज़ में जितनी वैल्यू मिलती है वो चीज़ परचेज करता है। आप एक पिज़्ज़ा खाएं 800 रुपये का और जायका आपको आए 600 वाला, तो आप अगली दफ़ा वो पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे। पिज़्ज़ा खाएं 600 वाला, जायका है 1000 वाले पिज़्ज़े का, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ आएंगे। आप लेक्चर ख़रीदें 22,000 का, 25,000 का, 30,000 का और हो 7,000 के बराबर, और लेक्चर ख़रीदें आप 14,000। हाँ, इस दफ़ा तो खैर कैंपस इनॉग्रेशन ने भी अच्छा खासा बढ़ा किया। तो 14,000 का लेक्चर ख़रीदें, वैल्यू मिले आपको 45,000 की। आप कहेंगे भाई मैं तो पूरे सेशन जो है ना हमारे बच्चे चहकते नज़र आए, आसपास के बच्चे ना मुरझाए से, यार बड़े पैसे खर्चे हैं, अभी तक समझ नहीं आ रहा क्यों खर्चे हैं। हमने खर्चे भी कम है, माल भी चौकस मिला है। तो बेसिकली वैल्यू एडिशन, ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू है ना। मैं किसी भी क्लास में इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता, ये अब बिज़नेस है तो बिज़नेस के अंदर तो फिर देखेंगे ना कि बिज़नेस किस तरह से बात करता है। तो अगर आपको वैल्यू अच्छी मिलेगी आप उस बिज़नेस में जाएंगे। तो अगर 2 बिजनेसेस ने आपस में मुकाबला करना है कि हम ज़्यादा कस्टमर्स को डील करें या तुम, हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं या तुम, हम ज़्यादा आगे जाएं या तुम, तो उन्हें कहाँ लड़ाई करनी होगी? प्राइस पे, क्वालिटी पे, वैल्यू पे, हर वो चीज़ जो वैल्यू ऐड करती है। तो वैल्यू चेन, पोर्टर की वैल्यू चेन, ये बेसिकली एक एनालिसिस है जो आपको कहता है कि आपने वैल्यू ऐड करनी है किसी भी चीज़ में। किसी चीज़ में वैल्यू ऐड कैसे हो सकती है? उसकी पैकिंग चेंज करके, उसका ब्रांड चेंज करके, उसकी अच्छी मार्केटिंग करके। भाई हम फास्ट ट्रैक तो करा रहे हैं और फास्ट ट्रैक बड़े कम टाइम में बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाता भी है, लेकिन हम अचानक से एक सोशल मीडिया पे एक ज़बरदस्त सी कंपेन शुरू करें जिसमें एक बच्चा जो है बड़े बुरे हालात में कॉलेज तक पहुंचा हो, मरने वाला हो, कॉलेज ने पकड़ के उसको फास्ट ट्रैक के बैच में डाल दिया हो और वहाँ से वो तंदुरुस्त तो तवाना होकर निकलो और कहे कि फास्ट ट्रैक हो तो ऐसा वरना कुछ नहीं। तो फास्ट ट्रैक में तो वही रहना है, टीचर ने वैसे ही पढ़ाना था जैसे पढ़ा रहा था, लेकिन ये वाली चीज़ ने एक अचानक से कस्टमर के जहन में एक वैल्यू डाल दी कि अरे भाई इनके फास्ट ट्रैक में जाते हैं तो हम बड़े चहकते चहकते वापस आते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि आप रिवीजन क्लास भी करा रहे हो तो दोपहर 2 बजे है तो 1:15 बजे आप फेसबुक पे मैसेज कर दें आज से रिवीजन क्लास शुरू हो रही है, अगर कोई आना चाहता है तो आ जाए, शुक्रिया, ख़त्म कहानी। तो अगेन कहने का मतलब ये है
और ऊपर से फेसबुक पे बार बार हम मैसेजेस भी ना करें तो अब हमने वहाँ ग्रुप डाल दिए कि भाई ये 2-3 ग्रुप हैं, इनको ज्वाइन कर लें, आगे के क्रैश कोर्सेज़ की हम इसमें डिटेल दे देंगे। यानी वो डिटेल भी हमें बुरा लग रहा है कि हम फेसबुक पे ब्लॉटिंग मैसेज ना करें, हम वहाँ ग्रुप के अंदर फेंक दें ताकि जो इंटरेस्टेड लोग हैं सिर्फ उन्हीं को तकलीफ हो, तमाम लोगों को ना हो। अभी हमारी वीकनेस है, लेकिन बहरहाल हमें शायद आहिस्ता आहिस्ता अपने एथिक्स को या तो मोल्ड करना पड़ जाएगा या शायद हम आहिस्ता आहिस्ता कुछ एथिकल मार्केटिंग के तरीके सीख लेंगे। वैल्यू ऐड करनी है, कस्टमर को चीज़ जल्दी मिल जाए। अब इंडिया में पिज़्ज़ा हट वाले कहते हैं कि आपके ऑर्डर के बाद 20 मिनट में पिज़्ज़ा आपके घर होगा, ना हो तो पैसे वापस। ऑर्डर के बाद सोचे, ऑर्डर करने के बाद 20 मिनट में पिज़्ज़ा उनकी दहलीज पे, तो कस्टमर तो पागल हो जाएगा। कस्टमर तो अभी सोच रहा होगा, अभी डिस्कशन कर रहे होंगे क्या खाएं क्या ना खाएं, उसके बाद कुछ और बातों में भी एक दूसरे को जुगते ही मार रहे होंगे कि इतनी देर में पिज़्ज़ा भी आ जाएगा। तो वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कम पैसों से वैल्यू दी जा सकती है, फास्ट डिलीवरी सर्विस से वैल्यू दी जा सकती है। तो वैल्यू जो है वो कई तरीके से दी जा सकती है। जैसे आजकल क्रेव मार्ट वाले ऐड दे रहे हैं कि जनाब वो एक बंदा बस कॉल कर ही रहा है अभी, और अभी उस कॉल पे ही है और उसके साथ जो है उसके पास फ़ौरन से माल डिलीवर हो जाता है और वो बड़ा एक्साइटेड है उसके ऊपर। पोर्टर ने क्या कहा? पोर्टर ने कहा भाई ये वैल्यू चेन है, इसको समझो। वैल्यू चेन इतनी भयानक नहीं होती, लेकिन ये भी डायग्राम मैंने कहीं से चोरी की थी। 5 चीज़ें हैं जो मेनली वैल्यू क्रिएट करके देती हैं: इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस। पोर्टर ने कहा कि भाई आप इनमें से किसी भी जगह पे अच्छी वैल्यू दें तो काफ़ी नहीं है, ये एक चेन है, हर चीज़ दूसरे से कनेक्ट हुई हुई है। अगर आप इस चेन में अच्छी वैल्यू नहीं देंगे तो आपका कंपेटिटर आपसे आगे चला जाएगा। आपके इनपुट्स में वैल्यू होनी चाहिए, आपके प्रोसेस में वैल्यू होनी चाहिए, आपके आउटपुट में वैल्यू होनी चाहिए, आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स में वैल्यू होनी चाहिए, आपकी सर्विस में वैल्यू होनी चाहिए। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि अगर एक रेस्टोरेंट जो है वो गंदी जगह से गोश्त और सब्जियाँ खरीदे तो क्या वो अच्छी क्वालिटी के खाने दे सकेगा? उसके इनपुट्स में मसला है। अगर गंदे तरीके से खाना बनाए, चाहे सब्जियाँ बड़ी अच्छी हों, चाहे गोश्त बड़ा अच्छा हो, ऑपरेशन में मसला है तो भी वैल्यू अच्छी नहीं मिलेगी। अच्छी जगह से ले, अच्छे तरीके से बनाए, प्रेजेंट गंदे तरीके से करे, कस्टमर को टाइम पे ऑर्डर डिलीवर ना कर सके, कस्टमर के पास ठंडा होकर खाना पहुंचे, उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी गंदी सी हो, वैल्यू नहीं आएगी। बहुत अच्छी चीज़ बनाता हो, बड़े अच्छी जगह से ख़रीदता हो, बड़े अच्छे तरीके से सर्व करता हो, बस लोगों को नहीं पता कि ऐसा अच्छा रेस्टोरेंट है किस जगह पे, तो भी वैल्यू तो ना दी आपने किसी को। ये सारा कुछ हो और उसके बाद आपकी सर्विस अच्छी ना हो, कस्टमर सर्विस अच्छी ना हो, उससे बात करने की तमीज़ ना हो लोगों की, उसको वहाँ इर्द गिर्द अच्छा एसी ना मिला हो, उसको वहाँ अगर उसके खाने में कोई मसला नज़र आ गया और उसने कहा कि देखें जी ये आपने चाय ला के दी है, इसमें मक्खी तैर रही है, वो कहेंगे यार दिल बड़ा करो, कितनी पी ली होगी उसने, ठीक है, उसे निकाल के बाहर फेंक दो, बाकी सारी तुम्हारी है। तो ऐसी चीज़ से कस्टमर कहेगा कि यार मतलब आ तो गए हैं, नाम भी बड़ा सुना था, लेकिन आने के बाद सर्विस अच्छी नहीं मिली। तो ये आफ्टर सेल्स भी बड़ी ज़रूरी होती है। कस्टमर को सिर्फ इदारे तक लाना ज़रूरी नहीं है, बाद में उसको अच्छे तरीके से डील करना भी ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं? अब जैसे अगर हमने कह दिया कि आप आएँ, आप क्लास लेना चाहें, बाहर का बच्चा भी आए और उसके बाद आप यहाँ आएँ और यहाँ जगह ना हो, आज हमने बैकअप के तौर पे आगे कुर्सियाँ भी लगाई और प्लस ऊपर एक कमरे को बैकअप पे अवेलेबल किया हुआ था कि अगर यहाँ मसला बन गया तो विद इन 1 मिनट हम यहाँ से ऊपर शिफ्ट हों। और वो बिल्कुल हॉट साइड थी, चलता हुआ रूम, एसी शेसी सारे चलाए हुए थे। तो उन्होंने तो 20 मिनट तक यहाँ देखा, फिर वहाँ उन्होंने बाहर से मुझे देखा और मेरे चेहरे को देख के उन्हें अंदाज़ा हो गया कि नहीं जी आज बच्चे जो है वो यूट्यूब पर शिफ्ट हो गए, तो वो वापस चले गए। क्योंकि लास्ट डे ये था कि 3-4 और स्टूडेंट आ जाते तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता। तो कहने का मतलब है बुलाना आसान है, उसके बाद अच्छे तरीके से सर्व करना मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स भी, ऑपरेशंस भी, आउटबाउंड भी, मार्केटिंग एंड सेल्स भी, सर्विस भी। वही कुर्सी वाला बिजनेस, लकड़ी सही नहीं खरीदी तो गड़बड़ होगी, लकड़ी आते आते रास्ते में टूट गई, वैल्यू आउट हो जाएगी। लकड़ी से कुर्सी कन्वर्ट करने का प्रोसेस, उसको पॉलिश करने का प्रोसेस, फोम लगाने का प्रोसेस अगर ख़राब है, कुर्सी की एक टांग थोड़ी सी टेढ़ी रह गई, लोग नहीं खरीदेंगे वो कुर्सी। आप जितना मर्जी कहते हैं कि मजबूत कुर्सी है, वो कहेंगे नहीं भाई ये तो टांग टेढ़ी है इसकी। आपने उसको कस्टमर को कुर्सी भिजवाई और जब उसने कुर्सी ऑफलोड की तो उसकी 2 टांगें टूटी हुई थी, कस्टमर को तो नहीं मिली वैल्यू। मार्केटिंग एंड सेल्स, अच्छे तरीके से आपने उसे बताया अपने बारे में एंड देन फाइनली आपने आफ्टर सेल सर्विस दी। आप कुर्सी ले जाएं, कुर्सी में कोई मसला हुआ, 2 महीने तक कोई मसला हुआ, हम आके फ्री मुरम्मत करके जाएंगे।
वो कस्टमर की मुरम्मत करके जा रहे होते हैं, कुर्सी की तो मुरम्मत क्या होनी है। तो ये आफ्टर सेल सर्विस नॉर्मली ये आखिरी सर्विस के अंदर आ रही होती है। ये 5 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो अब वही बात है कि सीए के कॉलेज को पहले तो अच्छे टीचर लेके आने हैं, फिर अच्छे तरीके से क्लास में पढ़ाई होनी चाहिए, फिर क्लास में जो सर्व हो रहा है यानी टीचर भी अच्छा हो, लेक्चर भी अच्छा हो, और लेक्चर की जो प्रेजेंटेशन क्लास में है वो भी कंफर्टेबल हो, आउटपुट भी अच्छे तरीके से हो। देन कॉलेज ने अच्छे तरीके से मार्केट भी किया हो कि हम क्या कर रहे हैं, और देन आफ्टर सेल सर्विस भी मिली हो कि बच्चे क्लास में लेक्चर अटेंड करके गए और रात तक यूट्यूब पे क्लिक करते रहे और डिस्क्रिप्शन आई नहीं। मैं कहा था रात पे क्लिक करना है, तो रात में क्लिक करके देखा था, सुबह तक भी नहीं आया था, भाईजान रात में आया हुआ था। अच्छा, ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वो एटलीस्ट जो पहला स्टेप था, वो जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो आ गया था, और उस गूगल ड्राइव के लिंक के अंदर वो आ गए थे। ठीक है, फिर उससे बाद अगला स्टेप था, तो पहला स्टेप हमारा हो गया था। चलें, हो गया जी मुकाबला। प्राइमरी सर्विसेज में मुकाबला हो गया, अब का मुकाबला होना है सेकेंडरी सर्विस में। अगर 2 कॉलेज बिल्कुल आसपास हैं, 3-4 समझे 3-4 कॉलेजेस लाइन से हैं, तो उनका अगर आपस में मुकाबला है तो पहले मुकाबला करेंगे अच्छे टीचर किसके पास। पहले ही मुकाबले पे आधे साइड पे हो जाएंगे और आधे साइड पे हो जाएंगे। फिर टीचर अच्छे, क्लासों में प्रेजेंटेशन टीचर का पढ़ाने का। टीचर बहुत अच्छा है लेकिन कहता है मैं 6 घंटे डेली पढ़ाऊँगा और 5 महीने से पढ़ाता रहूँगा, बच्चा मर जाएगा। बच्चा तो नहीं, जैसे हम ये क्रैश कोर्स या रिवीजन क्लास लास्ट टाइम हमने एक टीचर से कहा तो उन्होंने कहा ये मजाक है, ऐसे नहीं होता। अगर कोई 25 दिन का क्रैश कोर्स हो और कोई 4 घंटे पर डे हो मेरे पास टाइम, फिर मैं क्रैश कोर्स में करा सकता हूँ। तो हमने कहा भाईजान पर वो क्रैश तो ना हुआ, क्रैश तो है ही ये कि आप कंसाइजनेस की तरफ आएँ, आप कम टाइम में ज़रा ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ये 5 चीज़ें सिंक हो रही हैं। 2 रेस्टोरेंट हैं, दोनों का यहाँ मुकाबला चल रहा है और यहाँ दोनों बराबर हैं। अब अगला मुकाबला कहाँ होगा? ऊपर सपोर्ट एक्टिविटीज़ में। सपोर्ट एक्टिविटीज़ में जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा वो लीड ले जाएगा। 2 कॉलेज हैं, दोनों में एक जैसे टीचर हैं और एक जगह शीशे लगे हुए हैं और एक जगह शीशे नहीं लगे हुए, एक जगह ऐसी नए लगे हुए हैं, एक जगह ऐसी पुराने लगे हुए हैं। तो अगर टीचर्स एक जैसे हैं तो फिर क्या होगा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जिधर ज़्यादा वैल्यू मिल रही होगी वहाँ चले जाएंगे। लेकिन अगर प्राइमरी चेन में मुकाबला नहीं है तो सेकेंडरी में नहीं है, सेकेंडरी बाद में आएगा। लोगों को पहले ये 5 चीज़ें मिलनी है, जब ये 5 मिल गई उसके बाद भी अगर 2 बिजनेस बराबर हैं तो वो डिसीजन लेंगे इन फैक्टर्स पे। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, HRM कैसा है, उनके ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरह के हैं, उनकी मैनेजमेंट के लोग किस तरह के हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, फिर इनका बाइंग का प्रोक्योरमेंट का जो निज़ाम है। वो बिजनेसेस जिनका जितना अच्छा बाइंग का निज़ाम होता है, जितनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ खरीदते हैं, जिस तरीके से खरीदते हैं, वो बाकियों से लीड ले जाते हैं। जी, 2 कॉलेजेस सेम हो, सब कुछ सेम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सब। एक कॉलेज में आप जाएं तो आपके सामने रखा जाए टैब कि ये टैब है, इस पर अपना फॉर्म फिल करें, और दूसरी जगह आप जाएं वो आपको कागज़ पकड़ाए, तो आप कहेंगे नहीं यार वो वाले कॉलेज जाना है, वहाँ बड़ा चौकस निज़ाम है, वो ऐसे टैब होता है, ऐसे टप 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 करके एंट्री करते हैं, बड़ा मज़ा आता है यार, कमाल, नई चीज़ देखी है हमने। तो फिर क्या होगा, अगर चीज़ें नॉर्मल बराबर होंगी तो फिर मुकाबला होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, IT में, HR में, इसमें। सवाल ये है कि सर प्रोक्योरमेंट में और उसमें क्या फ़र्क है? फिर क्या सवाल है? सवाल ये है कि HRM जो है वो तो इंटरनल एम्प्लॉइज से रिलेट करता है। ठीक है, कस्टमर के लिए क्या वैल्यू, कस्टमर के लिए क्या वैल्यू ऐड करेगा? देखें, अगर हमारे स्टाफ के लोग हमसे ही सड़े बैठे हैं, ठीक है, उनको हमने 2 महीने से तनख्वाह ना दी हुई हो, आप उनके पास जाके कहीं रिवीजन क्लास होगा, कौन सी रिवीजन क्लास, भाग जाओ, सब पागल लोग हैं, झूठ बोल रहे हैं, बकवास करते हैं, ठीक है। जो खुद मुतमईन नहीं बैठा होगा, इंसानों नहीं तो इंसानों से डील करना है ना। तो अगर हमारे वर्कर्स सेटिस्फाइड होंगे, हमारे एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड होंगे, हमारे लोग सेटिस्फाइड होंगे, तो अल्टीमेटली एक अच्छी क्वालिटी नज़र आएगी। और अगर वो मायूस बैठे हों, फॉर एग्जांपल एक टीए और टीए को हम पैसे ही ना दे रहे हो, ठीक है, आप उस टीए के पास जा रहे हो कि जी वो मुझे ये वाला सवाल पूछना है, वो फिर ऐसा जवाब देगा उसका, ठीक है, नज़र नहीं आएगा, लेकिन कस्टमर को तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी और हमें नहीं पता लगेगा। लेकिन ये सेकेंडरी है, पता लगे आप टीएज़ और ये अपने स्टाफ की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग करके बैठे हो और टीचर अच्छे ना हो आपके पास। तो पहला प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बाद तवज्जो देनी होगी सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में हम एक आध जगह थोड़ी सी मार खा रहे हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होने वाली है इंशाल्लाह। बात समझ आई? अब ज़ाहिर अगर आप हमें कंपेयर करेंगे 18 साल के तजर्बे वाले इदारों से, तो वो तो मुनासिब नहीं है ना। कुछ तो टाइम देना एक नए इदारे को, एक नया इदारा कोशिश कर रहा है। चलें जी, वैल्यू चेन हमें समझ आई।
जो सीधी सीधी बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब है रिसीविंग और स्टोरिंग। वो जो कुर्सियाँ आ रही थी, जो स्टिक्स आ रही थी, वो रास्ते में टूटे ना, हैंडलिंग अच्छी हो, इदारे तक सही पहुँचे। ऑपरेशन इनपुट को आउटपुट पर कन्वर्ट करने का प्रोसेस। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कस्टमर्स तक चीज़ पहुँचाने का, मार्केटिंग सेल्स वगैरह। देन सर्विस सपोर्ट एक्टिविटीज़ में उनका प्रोक्योरमेंट बाइंग वगैरह से रिलेटेड है। HR मोटिवेट, डेवलप और रिवॉर्ड करने से रिलेटेड है। वो बाकी एक एक लाइन की डिस्क्रिप्शन वो आपको समझ आ जाएगी। देन आते हैं हम लास्ट एरिया में। ये एक छोटी सी डिस्कशन है, इस तरह की डिस्कशन हमने पहले की हुई है कि आप इन्वेस्टमेंट लगाते हैं रिसोर्सेज पे, रिसोर्सेज से बेनिफिट आता है, बेनिफिट को री इन्वेस्ट करते हैं। ये गोल गोल साइकिल है। फॉर एग्जांपल आपके जो इन्वेस्टर हैं वो पैसा देते हैं बिजनेस को, बिजनेस के पास पैसा आता है, वो रिसोर्सेज लेते हैं, रिसोर्सेज से वैल्यू मिलती है कस्टमर को वैल्यू मिलती है, कस्टमर से प्रॉफिट आता है। जब प्रॉफिट आता है तो इन्वेस्टर के पास पैसा आता है, इन्वेस्टर मज़ीद पैसा देते हैं, मज़ीद वैल्यू जनरेट होती है, मज़ीद पैसा आता है, ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा, हाँ तो वही ज़्यादा पैसा होता है तो ज़्यादा पैसा आता है। पैसा पैसे को खींचता है, आपको पता है। बस ये नहीं समझ आती कि कौन सा पैसा कौन से पैसे को ज़्यादा खींचता है। समटाइम आप पैसा फेंकते हैं, आगे ज़्यादा पैसा खड़ा हुआ होता है, उस पैसे को खींच के ले जाते हैं। और समटाइम आप पैसा फेंकते हैं, अगले वाले पैसे को वो खींच के लेके आता है। मैकडोनल्ड्स की एक कोटेशन थी, आई नो हाफ ऑफ माई मार्केटिंग बजट इज़ वेस्टेड। आई नो हाफ ऑफ माई मार्केटिंग बजट इज़ वेस्टेड बट डोंट नो विच हाफ। ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सा हाफ कि मैं वो बचा लूँ। तो 100% लगाता हूँ तो 50% का फ़ायदा होता है, 50% का नहीं। लेकिन ये नहीं पता कि कौन से वाले का फ़ायदा नहीं हो रहा और कौन से वाले का फ़ायदा हो रहा है। तो ये अलग अलग तरह की, तो ये गोल गोल साइकिल आप इसे एक दफ़ा पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा एडिंग वैल्यू होगी, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मिलेगी, बेनिफिट्स को री इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आप मज़ीद से मज़ीद फ़ायदा दे सकें लोगों को। जी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी की बेस पे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बनती है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी नहीं, इनमें से कहीं से भी कहानी शुरू नहीं हो रही है, गोल गोल घूम रहे हैं। अगर इन्वेस्टर ही ठंडे हैं ना, वो हर जगह कहेंगे यार रहने दो, आधे टीचर से काम चल जाएगा, एक टीचर भी क्या, पार्ट टाइम पे टीचर ले आते हैं। वो पार्ट टाइम टीचर पे कितने को वैल्यू दे देगा बेचारा। जब वैल्यू नहीं देगा तो पैसे नहीं आएंगे, जब पैसे नहीं आएंगे इन्वेस्टर कहेगा देखा मैंने कहा था कम पैसे लगाते हैं, ज़्यादा पैसे लगाते डूब जाते हैं। ये भी एक अप्रोच होती है ना। समटाइम क्या होता है, मार्केटिंग का बजट इदारों ने रखा होता है सेल्स का 1%, तो शुरू में सेल्स ही नहीं होती तो मार्केटिंग ही नहीं करते। जबकि अच्छा बिजनेस सोचता है मार्केटिंग करेंगे तो सेल्स होंगी, पैसा डालेंगे तो पैसा आएगा। तो बिज़नेस में ये होता है, आपको पहले रिसोर्सेज झोंकने पड़ते हैं, फिर एक पूरे प्रोसेस को रन करना होता है, फिर उसके बाद उसमें से वैल्यू जनरेट होती है आपके लिए। जो शुरू में रिसोर्सेज नहीं झोंकेगा, ये आपकी तरह से है कि आप पहले मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, क्लासें पढ़ते हैं, टेस्ट देते हैं, पहले अपने आप को झोंक देते हैं सिस्टम में, फिर रिटर्न्स आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कहें जब मेरे अच्छे रिजल्ट आएंगे तब मैं पढ़ना शुरू करूँगा। आप पढ़ना शुरू करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये कहानी भी ऐसे ही है। अब यहाँ अगली कहानी शुरू होती है रिसोर्सेज की, जो लास्ट कहानी है इस चैप्टर की। रिसोर्सेज में मुकाबला। हर बिज़नेस को पता होना चाहिए कि उसके क्या रिसोर्स हैं, किस तरह के रिसोर्स हैं, उन रिसोर्सेज से उसको कंपेटेंस किस तरह की आ रही है। अब इसमें एक ही एनालिसिस है स्वॉट, जो कि आसान सा एनालिसिस है, तो उस पर टाइम नहीं लगेगा, तो बाकियों पर ज़रा थोड़ी जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। रिसोर्स किसे कहते हैं? किसी भी एसेट को, किसी स्किल को, किसी नॉलेज को, इन सब को रिसोर्स कहते हैं। अगर आप देखें तो ह्यूमन रिसोर्स भी रिसोर्स हैं, बल्कि हम इनसे क्यों पूछें, आप बताएं एक इदारे के रिसोर्स क्या क्या हो सकते हैं? कोई से 20-25 जवाब जल्दी जल्दी से जी। एसेट्स, फिजिकल एसेट्स जी, स्किल्स, कोई लाइसेंस वगैरह, नॉलेज, पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल जो आपके पास चीज़ें बनी हुई हैं, कॉपीराइट्स, गुडविल, टेक्नोलॉजी, अच्छा कस्टमर बेस, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे एम्प्लॉयज़, अच्छी प्लेस कह सकते हैं, लोकेशन, फाइनेंशियल, पैसे की बात ही नहीं की अभी तक किसी ने, पैसे भी तो होने चाहिए ना, सबसे बुनियादी चीज़। और अच्छी नो हाउ, अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग, अच्छी बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग, स्किल्ड लेबर, अच्छी लीडरशिप, अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप, अच्छी ट्रेनिंग, ये सारे के सारे ही तो रिसोर्सेज हैं। तो जब बिजनेसेस ने मुकाबला करना है तो अब रिसोर्सेज में भी मुकाबला होगा। रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ थ्रेशोल्ड रिसोर्स होते हैं, कुछ यूनिक रिसोर्स होते हैं। थ्रेशोल्ड रिसोर्स जितने कम से कम आपको चाहिए
मतलब एक बिज़नेस करना है, फॉर एग्जांपल अगर एसी बनाने वाली एक कंपनी लगानी है तो एक प्लांट होना चाहिए, एक इंपोर्टर होना चाहिए, एक कंप्रेसर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, एक कंपाइलेशन का यूनिट होना चाहिए और एक सेल यूनिट होना चाहिए। कम से कम ये सब होना चाहिए। सीए का कॉलेज शुरू करना है, कम से कम हर सब्जेक्ट का एक टीचर तो होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि एक टीचर 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाए, लेकिन कहने का मतलब है कि हर सब्जेक्ट के आगे तस्वीर रखने को एक टीचर तो होना चाहिए कम से कम। तो आप ये देखेंगे कई दफ़ा तस्वीर पूरी करने के लिए भी 1-2 बंदों की तस्वीरों को बार बार एप्लीकेट कर दिया जाता है ताकि तस्वीरें सारी की सारी पूरी हो जाए। तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रिसोर्स आपको चाहिए कि कम से कम इतना तो हो। लेकिन सिर्फ थ्रेशोल्ड रिसोर्स से वो इदारा सर्वाइव कर सकता है, आगे नहीं जा सकता। आगे जाने के लिए उसे क्या चाहिए? यूनिक रिसोर्स, बेहतर रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो कि बाकी कस्टमर कंपेटिटर्स के पास ना हो, जिसमें आप आहिस्ता आहिस्ता, वो कोई अच्छी लोकेशन हो सकती है, वो कोई ख़ास ऐसा रॉ मटेरियल जो सिर्फ आपके पास हो, वो कोई ख़ास ऐसा टीचर हो सकता है, वो कोई ख़ास ऐसी बिल्डिंग हो सकती है, वो कोई ख़ास आपकी ऐसी पावर हो सकती है कि जी आपकी अपनी ओन बिल्डिंग हो, आपका अपना सेटअप हो, आपका टीचर अपना ओन टीचर हो। ओन टीचर भी होता है, ये कहाँ मिलते हैं? ये एंटरप्रेन्योर ही। इसीलिए कॉलेज तभी सक्सेसफुल है जब टीचर्स चलाते हैं, क्योंकि टीचर अपने आप को खुद तो नहीं धोखा देके चला जाएगा। तो एक कॉलेज के लिए कम से कम जो है वो फिर क्या होता है कि भाई जो भी मसले चल रहे होते हैं इंतज़ामिया वगैरह के, जब ओनर एक टीचर होता है तो कहीं ना कहीं उसको ये एक आसरा होता है कि अगर मेरे साथ बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया तो मैं अकेला खुद तो टीचर हूँ, तो वो काफ़ी हद तक चीज़ों को कवर करने की कैपेसिटी रखता है। तो 4-4.5 सब्जेक्ट वो खुद उठाने की सलाहियत रखता हो, चल जाए मोटा मोटा काम चला ले। लेकिन अगेन थ्रेशोल्ड और है और यूनिक और है। मिनिमम रिसोर्स और आहिस्ता आहिस्ता वो रिसोर्स जो आपको मिलते जाएं जो कंपेटिटर्स के पास नहीं है। इन रिसोर्सेज की मदद से आप कंपिटेंसीज डेवलप करते हैं। अब अगेन थ्रेशोल्ड कंपिटेंसी और कोर कंपिटेंसी, रिसोर्स और कंपिटेंसी में क्या फ़र्क है? रिसोर्स मेरे पास क्या है, कंपिटेंसी इदारे के लोगों का, यूज़र के लिए क्या है। मेरे पास बहुत अच्छा ऐसा टीचर हो जो थ्योरी पढ़ा सकता हो, लेकिन वो थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, तो रिसोर्स है, कंपिटेंसी नहीं है। बात समझ रहे हैं? हमारे पास एक रिसोर्स मौजूद हो जो कि फॉर एग्जांपल वही बात है, हमारे पास बिल्डिंग मौजूद है और वो ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे सीए की अच्छी क्वालिफिकेशन दी जा सकती है और हम उसको बना दें सिनेमा, तो रिसोर्स था, कंपिटेंसी गलत तरह की आ गई। तो रिसोर्स को सही डायरेक्शन में लेके जाना है। तो कुछ थ्रेशोल्ड कंपिटेंसीज हैं, कुछ ऐसी कंपिटेंसीज हैं जो आपके पास होनी चाहिए कम से कम, और कुछ क्या हैं? कोर कंपिटेंसीज, यूनिक कंपिटेंसीज, ऐसी कंपिटेंसी जो किसी और के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा टीचर हो जो कि उस सब्जेक्ट में उस जैसा टीचर कोई ना हो, कोई ऐसी लोकेशन हो कि उस तरह की लोकेशन किसी और के पास ना हो, कोई ऐसा सेटअप हो कि आपको इसकी कोई परेशानी ना हो। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे कॉलेज हो जो 25-30 साल से चल रहा है, अब एक ऐसी चीज़ है जिसका कंपेटिटर मुकाबला ही नहीं कर सकते। भाई हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम अपने आप को ये तो नहीं कह सकते कि हम 30 साल पुराने कॉलेज हैं। तो जाहिर है जब भी कोई मार्केट में सर्च करेगा सीए कहाँ से करें, तो सारे कहेंगे सबसे पुराना इदारा बना हुआ उससे कर लो। अब ये टैग हमें कभी भी नहीं मिल सकता। तो ये रिसोर्स ऐसा है जो हमारा कभी भी नहीं हो सकता, ये हमेशा उसका रहेगा जिसके पास ये वाली कंपिटेंस है। बात समझ रहे हैं? तो थ्रेशोल्ड कंपिटेंस वो मिनिमम कंपिटेंस जो आपको चाहिए, और कोर कंपिटेंस जो यूनिक है, जो बाकियों के पास नहीं। फिर सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस, आपके पास कोर कंपिटेंस है जी, बहुत अच्छा टीचर है हमारे पास, पता लगा कंपेटिटर्स लेके चले गए। आपने कहा जी बहुत अच्छी लोकेशन है, कंपेटिटर ने उसके साथ बिल्डिंग पकड़ी और किराए पे आ गए, कोर कंपिटेंस ख़त्म हो गई। तो कोर कंपिटेंस भी कहीं ना कहीं कॉपी हो जाती है, लेकिन सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस का क्या मतलब है? ऐसी कोर कंपिटेंस है जो ना छीन सके कोई। वही वाली बात है कि जिसका 30 साल पुराना नाम है, वो नाम तो नहीं छीना जा सकता उससे। ओनर अगर खुद पढ़ा रहा हो तो ये एक ऐसी कंपिटेंस है जो इतने आराम से नहीं छीनी जा सकती। अपनी बिल्डिंग को किसी मौके की जगह पे, ये एक ऐसी कंपिटेंस है जो सस्टेनेबल है। तो सस्टेनेबल कोर कंपिटेंस ज़रा ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देती है। देन जब हमने देखना होता है अपने कंपिटेंसीज़ को, तो फिर देखना है कि आर वी कैपेबल। कैपेबिलिटी किसे कहते हैं? एबिलिटी टू डू समथिंग, आप कुछ कर सकते हैं या नहीं। यानी कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद है और रिसोर्सेज की मदद से हम कंपिटेंस बना सकते हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? कैपेबिलिटी। फिर इसमें कॉन्सेप्ट होता है डायनेमिक कैपेबिलिटी का। बदलते हालात के हिसाब से क्या हम अपने आप को बदलने की सलाहियत रखते हैं? अगर ऐसा है तो हमारे पास डायनेमिक कैपेबिलिटी, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं लेकिन डायनेमिक नहीं है। बिज़नेस बहुत अच्छा जा रहा हो, अचानक से कोविड आ जाए,
अब बहुत सारे इंटरनेशनल बिजनेस बहुत अच्छे जा रहे थे और कोविड के बाद वो बिल्कुल डूब गए, और कुछ ऐसे नए बिजनेसेस जिन्होंने कोविड के अंदर काम किया वो पाकिस्तान में बड़े अच्छे लेवल पे आ गए, दुनिया में बड़े अच्छे लेवल पे आ गए। तो कुछ बिजनेसेस को हिट पड़ता है और कुछ बिजनेसेस डायनामिक कैपेबिलिटी रखती है, बदलते हिसाब से अपने आप को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। क्या बात समझ आई? जल्दी जल्दी से एंड की तरफ चलते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी और स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी। जिस बिज़नेस की कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव हो जाएगी वो बिज़नेस ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगा। कॉस्ट एफिशिएंसी कैसे आती है? दो मशहूर तरीके हैं, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, भाई इस कमरे में अगर 30 बंदे बैठ के पढ़ रहे हो तो भी हमारा उतना ही खर्चा लगना है, और इसमें 100 बैठ के पढ़ रहे हो तो भी उतना ही खर्चा लगना है, लेकिन क्या होगा? पर यूनिट खर्चा कम हो जाएगा। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल ये है कि आप ज़्यादा लेवल पे काम करें तो आपको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगी। इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप ये है कि आप अपना स्कोप भी चेंज कर लें। आप एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 7-8 कमरे हैं और वो 7-8 कमरे सुबह से लेकर रात तक आपके पास अवेलेबल हैं। आप 4 कमरे इस्तेमाल कर रहे हैं और 2 कर ही नहीं रहे, तो उन 2 में AC से शुरू करा लें, कोई इंटरनेशनल कोर्सेज शुरू करवा लें। इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप, तो एक चावल रखने वाला जो है वो अपने पास जो है वो रायता भी रखना शुरू कर दे, अपने पास चने भी रखना शुरू कर दे, तो क्या होगा? उसकी वही दुकान, वही किराया, वही लेबर, वही सारा कुछ 2 तरह की चीज़ों पे डिवाइड हो जाएगा। तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल है उसी चीज़ के अंदर आप ज़्यादा की तरफ चले जाएँ, और इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप आप ज़्यादा मल्टीपल तरह की डायमेंशन में आ जाएँ। कॉर्पोरेट नॉलेज भी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी डेवलप करता है। वो बिज़नेस जिनके पास अच्छा कॉर्पोरेट नॉलेज होता है, अच्छा नो हाउ होता है, वो हमेशा एक स्टेप आगे होते हैं। भाई अगर एक कॉलेज को पहले से पता है कि नई स्कीम क्या आने वाली है और नई स्कीम में क्या क्या की चीज़ें किस तरह से चेंज होने लगी हैं, और वो अपनी प्लानिंग को उस तरह से कर ले, तो गेम कितनी मज़ेदार हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी टाइम पे अगर हमें पता हो कि अगली दफ़ा ICAP जो है वो कंपनी लॉ को आज़ाद कर दे कि जिसको ग्रुप B में मत पढ़ो, आप ग्रुप A के साथ भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बात मुझे बिफोर हैंड पता हो और मैं पहले से उसके लिए तैयार बैठा हुआ हूँ, और मैंने टाइम टेबल में भी कंपनी लॉ के ज़्यादा बैचेस सजाए हुए हों, और मुझे पता है कि पीछे से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्होंने आगे अब जो पेपर उठाने हैं उसमें कंपनी लॉ भी है, लेकिन इसलिए नहीं उठा रहे कि वो ग्रुप A में नहीं है, तो जैसे ही वो ग्रुप A में जाएगा लोग सबसे पहले सब कुछ छोड़ के कंपनी लॉ पकड़ लेंगे। तो अगर मुझे पहले से पता हो कि ये एक नई स्कीम आने वाली है और मैं उस हिसाब से वर्किंग करके बैठा हूँ, तो मेरे इदारे को एज मिल जाएगा किसी और इदारे की निस्बत जिसको ये ना पता हो। जैसे एक एग्जांपल देने की कोशिश की है, इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है? पता लगे आप लोग बाद में कहेंगे सर ने कहा था कंपनी लॉ ग्रुप A में जा रहा है और वो इस तरह से करके। तो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी आपकी कॉर्पोरेट नॉलेज से भी बेहतर होती है। जितनी अच्छी नॉलेज आपको होती है उतने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। अब कहानी उसी मरहले पे आ गई है जहाँ वक्त, मुझे लग रहा है कि ये हमने जाना 1.25 घंटे का टाइम गलत ही रख दिया, हमें 1.5 घंटा रखना चाहिए था, बल्कि उससे भी ज़्यादा होना चाहिए था। मज़ा भी काफ़ी आ रहा होता है। मेरा ख्याल था बच्चे मायूस होंगे, भाग जाएंगे, घबराए हुए होंगे, वो कहेंगे सर हमारी क्लासें चल रही हैं, तो आप लोग तो पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक ऐसे चाको चौबंद नज़र आ रहे हैं, और चैप्टर भी बड़े हैं में ये वाले। आगे खैर डिस्कशन वायरो फ्रेमवर्क और रिसोर्स ऑडिट है, वो तो एक 2-3-5 मिनट की डिस्कशन है। साथ स्वॉट एनालिसिस है, वो भी 5-6-7 मिनट लेने वाला है। तो कट करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कल का टारगेट वैसे भी हमारा सोखा है, 9 के 2 मॉडल हमने करने थे और एक छोटा सा चैप्टर 5 है जिसके ऊपर ज़बानी डिस्कशन होती है। भाई कुछ कहना चाहते हो जी? फिर इसी तरह से कर लेते हैं। फिर ये 2 बजे वाला टाइम अच्छा है, मज़ेदार है, और आप लोग एंड तक नहीं थके, मुझे इस चीज़ की खुशी है, वरना लोग कुछ सब्जेक्ट पढ़ के वैसे ही आवाज़ार हो जाते हैं। बिज़नेस वाली बातें आ रही हैं ना बीच में, ठीक है? तो 2 बजे कल यहाँ से आगे चलेंगे इंशाल्लाह।